हाँ, तो आप सबको पता है कि हम मेना सुपरवाइजर के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो पार्ट पेपर 2 है उसका हम पढ़ते हैं उसके बारे में, जिसमें बालकों के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि बालकों का अनुभव। हमने कल चैप्टर पढ़ा था कि बालकों का अनुभव कैसा रहा, यानी जो बालक बचपन में होते हैं उनके अनुभव कैसे काम करते हैं आगे उनकी प्रत्येक जीवन की अवस्थाओं में। यानी जो बच्चे का प्रारंभिक अवस्था होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और उन्हें प्राप्त जो अनुभव उन्हें प्राप्त होते हैं, चाहे वो उसका सामाजिक परिवेश हो, वातावरण हो, या उनका धर्म हो, या उनकी संस्कृति हो, या उनकी भाषा क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्रों से आते हुए भी बच्चे उनकी अनुभव अलग अलग प्राप्त करते हैं। तो उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की मूलभूत संकल्पनाएं। ये हमारी इकाई 2 चलेगी। इकाई 1 हमने कल पढ़ ली, बाल विकास की मूलभूत संकल्पनाएं। मूलभूत संकल्पनाएं, तो इसमें एक शब्द आया है बाल विकास। बाल विकास का मतलब क्या होता है, यानी बालक का विकास कैसे होता है। बालक का विकास 2 प्रकार से होता है। एक तो गर्भ से पूर्व, गर्भ यानी प्रसव पूर्व, प्रसव पूर्व, और एक है प्रसव उपरांत। प्रसव पूर्व आप जानते होंगे, यानी जब एक माँ गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में पलने वाला बच्चा 9 महीने बाद यानी 280 दिनों के बाद एक बच्चा जन्म लेता है। तो उस प्रसव पूर्व में उसका विकास कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, और उसकी विकास कैसे होता है, यानी वो अंदर कैसे अपना विकास एक तीव्र गति से 9 महीनों में एक छोटी सी यानी अंडाणु और शुक्राणु मिलकर निषेचित होकर एक कोशिका से एक बड़ा शरीर बनाने का बनता है। वो किस प्रकार बनता है, ये बाल विकास की प्रसव पूर्व अवस्था होती है। ये प्रसव उपरांत यानी 9 महीने के बाद का बालक का विकास कैसे होता है। तो इस प्रसव उपरांत को भी हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो उसमें हम पढ़ेंगे जन्म से 2 वर्ष, और उसके बाद पढ़ेंगे हम 2 से 6 वर्ष, और एक जन्म पूर्व से और जन्म के बाद पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसके बारे में हम अब देखते हैं। तो इसमें बाल विकास के बारे में हमने देख लिया कि बाल विकास कैसे होता है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ हम जो बाल वाटिकाएं होती हैं उसमें बच्चे 6 वर्ष तक ही जाते हैं, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी जन्म से 6 वर्ष यानी सालापूर्व बच्चे तक ही हम अध्ययन करेंगे। वैसे तो जो अवस्थाएं होती हैं, बाल विकास की अवस्थाएं 4 होती हैं। आपने पढ़ा होगा कि बाल विकास की अवस्थाएं 4 होती हैं, यानी बालक कौन कौन सी अवस्थाओं से होकर एक किशोर अवस्था, एक वयस्क अवस्था तक पहुंचता है, यानी उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है उसकी शेष अवस्था, और दूसरी होती है उसकी बाल्यावस्था, और तीसरी होती है उसकी किशोरावस्था, और चौथी होती है उसकी वयस्क अवस्था। और बालावस्था भी 2 भागों में बांटा गया है। इसमें आपका हो जाएगा, एक तो आ जाएगा प्रारंभिक बालावस्था, और दूसरी आ जाएगी सालापूर्व बालावस्था। यानी प्रारंभिक बालावस्था पहले तो इसकी देखिए, एक जन्म से, ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है, इनको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा और इनमें से क्वेश्चन भी बनते हैं। और जन्म से 2 वर्ष, और ये है
2 से 12 वर्ष, और ए हो जाएगा 12 से 18 वर्ष, और ए 18+। यहाँ पर हम मतदान देने के अधिकारी हो जाते हैं। यानी एक कानूनी तौर पर परिभाषा भी है वयस्क अवस्था की, इनकी तो कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन इसकी कानूनी तौर पर परिभाषा है वयस्क अवस्था की। यानी जब एक व्यक्ति अपना मतदान वोट डालता है तो एक सरकार का चुनाव करता है, तो एक वयस्क अवस्था यानी उसकी सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता बहुत विकसित हो जाती है। और इसको बाल अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। यानी इसे बांटा गया है 2 से 6 और 6 से 12। सॉरी, यहाँ पर साला पूर्व नहीं आएगा, यहाँ पर मध्य बाल अवस्था आएगी। क्योंकि हम भी एक मानव है, हमसे भी भूल हो जाती है, क्योंकि मैं भी खुद पढ़ती हूँ और जब यहाँ पर करती हूँ थोड़ा भूल जाते हैं, मानवीय भूल तो हो जाती है। तो जो प्रारंभिक बाल अवस्था होती है ना, इसको हम शाला पूर्व कहते हैं। शाला पूर्व यानी शाला पूर्व शिक्षा क्या है, जहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे जाते हैं ना 3 से 6 वर्ष तक, और 6 के बाद तो स्कूलों में चले जाते हैं। फिर मध्य बाल अवस्था होती है, इसमें 6 वर्ष 6 से 12 तक होती है। तो इसके बारे में हम पूरा विवरण बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, तो टाइम तो लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, और आप एक एक चीज़ के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी प्राप्त करोगे। शेष अवस्था में क्या होता है, बाल अवस्था में क्या होता है, सब आप पढ़ोगे, बहुत आनंद आने वाला है। तो चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रस्तावना। आप सबको पता होगा सबसे पहले हमारा टॉपिक रहता है प्रस्तावना। यानी हम इस जो बाल विकास की मूलभूत श्रृंखला पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें प्रस्तावना यानी उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैंने थोड़ा तो आपके लिए विवरण दे दिया है। तो देखिए, पिछली इकाई में आपने पढ़ा कि बाल्यावस्था में भी सभी बच्चों के अनुभव भिन्न होते हैं। बच्चों में भिन्नताओं का एक कारण अनुभवों की विविधता है। यानी हमने इससे पिछली कक्षा में पढ़ा था कि बालकों में विविधता का कारण क्या है। यानी एक शहर का बच्चा, एक गांव का बच्चा, एक रेगिस्तान में रहने वाला बच्चा और एक मैदान में रहने वाले बच्चा, उनकी सामाजिक क्षमता और उनकी सोचने की क्षमता और उसके कौशल व्यवहार में कितना अंतर आता है, हमने कल पढ़ा था, आप देख लेना। तो उनके अनुभव में भिन्नता होती है, विभिन्नताओं के अन्य कारक क्या होते हैं। बाल विकास का विषय कुछ ऐसे प्रश्नों से संबंधित है। इस इकाई में आप बाल विकास विषय के कार्य क्षेत्र, इसमें कार्य क्षेत्र शब्द आया है, यानी बाल विकास के कार्य क्षेत्र क्या है। तो कार्य क्षेत्र हो जाएंगे संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भाषाई क्षेत्र, यानी कौन कौन से क्षेत्रों से होकर वो गुजरता है, तो वो आगे पढ़ेंगे और उसके महत्व के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यही है, बाल विकास की अवस्था पढ़ेंगे, बाल विकास का महत्व पढ़ेंगे और बाल विकास के क्षेत्र पढ़ेंगे। ये हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। तो आप इन पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं, बाल विकास के कार्य क्षेत्र का वर्णन कर सकेंगे और विकास की वृद्धि बेहतर, इसको पढ़ लेना। अब आते हैं हम बाल विकास का अर्थ क्या है। बाल विकास का अर्थ क्या है, तो मैं इसको पढ़कर ही बता देती हूँ। बाल विकास का अर्थ क्या है, यानी हम 2 शब्द पढ़ेंगे, बाल विकास और वृद्धि। यानी वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो हम वैसे पढ़ते हैं किताबों में, बस थोड़ा लिख जाते हैं कि बाल विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं, और वृद्धि केवल मात्रात्मक, यानी इसे बस इतना ही होता है किताबों में। वो आपको समझना पड़ता है कि क्या होता है मात्रात्मक, क्या होता है गुणात्मक, तो वो समझना पड़ेगा हमको। और बाल विकास जीवन पर्यंत, यानी जब तक हमारा जीवन होता है तब तक चलता रहता है। लेकिन वृद्धि है ना, वो एक समय तक परिपक्व होने तक ही रुक जाती है। तो वो हम इसमें बहुत विस्तार से बताया गया है। इसको पढ़ने के बाद आप बहुत अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो बाल विकास का अर्थ क्या है, ये मैंने आपके लिए मोटा मोटा बता दिया। तो माँ के गर्भ में एक निश्चित अंडाणु के बारे में सोचिए। कितना आश्चर्यजनक लगता है कि एक कोशिका 9 महीनों में शिशु में विकसित हो जाती है। यानी जो अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, वे इसको यानी अंडाणु
और शुक्राणु। अंडाणु यानी महिला और शुक्राणु यानी पुरुष। इन दोनों का मिलन यानी निषेचन होता है। निषेचन होता है तो उसे क्या कहते हैं? निषेचन को क्या कहते हैं? यूगमनज। यूगमनज यानी जाइगोट, इसे जाइगोट कहते हैं, जिसमें एक कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका का निर्माण होता है और कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं, और ऊतक मिलकर जो हमारा तंत्र होता है, पाचन तंत्र, हड्डियों का निर्माण, ये सब मिलते हैं और एक बच्चा का निर्माण होता है। तो इसके बारे में आया है कि माँ के गर्भ में एक निषेचन नळु के बारे में आप सोचिए। एक कोशिका 9 महीनों में शिशु में विकसित हो जाती है। इस शिशु के श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, स्नायु तंत्र, कंकाल तंत्र जैसे कई जटिल तंत्र होते हैं जो उसके जीवन के लिए आवश्यक हैं। नवजात बालिका स्पर्श का अनुभव करती है। मैंने आपको कल बताया था कि नवजात बालिका क्या है, यानी नवजात बालिका उसे कहते हैं जो 1 महीने की बालिका है, उसको नवजात शिशु कहते हैं, चाहे वो बालक हो या बालिका हो। स्पर्श का अनुभव करती है। वैसे मैं इसको वैसे भी ब्लॉक बोर्ड पे पढ़ा सकती थी, तो उसमें सिर्फ ऐसे तो किताबों में ही है, लेकिन टीचर लोग ऐसे बताते नहीं है कि हमने कहाँ से पढ़ा था। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ और किस प्रकार से किताबों में भाषा होती है जो इसे आसानी से समझा जा सकता है, तो मैं उसको रूबरू करा रही हूँ। तो इसे मैं ब्लॉक बोर्ड भी पढ़ा सकती थी, लेकिन आप उसका जितना विकास अब होगा आपका मानसिक, वो उतना नहीं हो पाएगा, अब हो जाएगा। तो बालिका का स्पर्श करती है, वह देखती है और सूंघती है और रोती भी है। एक क्षमता उसे जन्म के बाद गर्भ से बहुत भिन्न परिवेश में समायोजन में मदद करती है। इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन एक शब्द को आप एक बार जरूर पढ़ना, एक बार जरूर सुनना, और सुन करके आप बस एक बार पढ़ना इसे, फिर तो आप उस लक्ष्य की क्लास की बुक है उसको आप पढ़ लेना तो समझ में आएगा। तो इसमें आया है कि जब एक शिशु होता है वो गर्भ में 9 महीने तक रहता है, तो अब 9 महीने के बाद वो एक वातावरण में आएगा, अलग वातावरण है, क्योंकि पहले तो वो 9 महीने में माँ के गर्भ में रहा था। वो कैसे रहा था वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर माँ का वातावरण अलग होता है और जो बाहर आ जाता है उसका वातावरण अलग हो जाता है। लेकिन वो अपनी अभिव्यक्तियाँ किस प्रकार कर देता है अपने स्पर्श के द्वारा, वो कैसे करता है, यानी बच्चा सूंघता है, सुनता है, देखता है और रोता है। यानी जो अपनी अभिव्यक्ति करता है वो केवल अपने रोने से बताता है। यदि उसको भूख लगी है तो रोएगा, उसको प्यास लगी तो रोएगा, उसे कोई दिक्कत है तो रोएगा, उसे दूध चाहिए तो भी रोएगा। उसका बस एक ही अभिव्यक्ति करने का तरीका है, सिर्फ रोना रोना रोना। तो वो अपनी अभिव्यक्ति करता है इस वातावरण में अपने आप को जीवित रखने के लिए। यदि वो रोगा नहीं तो एक माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी, ये आपने देखा होगा और आपने महसूस भी किया होगा। मदद करती है। क्षमताएं उसे जन्म के बाद गर्भ से बहुत भिन्न परिवेश में समायोजन में मदद करती है, परंतु इन योग्यताओं के बावजूद बालिका पालन पोषण के लिए पालनकर्ता पर पूरी तरह से निर्भर होती है। यदि पालनकर्ता उसका पालन पोषण सही प्रकार से करेगी तो एक बालिका का विकास बहुत ही अच्छा होगा और वो अपने जीवन में तरक्की कर सकती है। यदि बच्चे की जो 3 साल होती है ना, यानी गर्भ में 3 महीने होते हैं और जन्म के बाद 3 साल होती हैं, इनमें बच्चा जो आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। यदि आप बच्चे को ऐसा बनाते हैं जो जीवन में अपनी तरक्की करे, अच्छा विकास करे, तो आप उन्हें 3 वर्ष की अवस्था में ही बना सकते हैं और उनका विकास कर सकते हैं। लेकिन वो पालनकर्ता पर भी निर्भर करता है, वो कैसा पालन पोषण निर्भर करती है। पूर्ण रूप से पालनकर्ता पर आश्रित बच्ची धीरे धीरे बैठना, फिर खड़े होना, फिर चलना सीख जाती है। वह स्वयं भोजन और कपड़ा पहनना सीखती है तथा अपनी आवश्यकताओं को शब्दों में व्यक्त करना भी सीख जाती है। पहले तो वो रोती थी, अब वो अपनी बातों को शब्दों में प्रस्तुत कर रही है, तो विकास तो हो रहा है ना उनका। उसका हम विकास का अर्थ पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना विकास क्या है। तो ये सब विकास ही है, चलना, दौड़ना, रोना, ये सब विकास हो रहा है उसका। भोजन सीखती है तथा अपनी चलना सीख जाती है। धीरे धीरे बालिका अधिक स्वावलंबी हो जाती है, यानी अपना काम स्वयं करती है और उसकी रुचियों में विस्तार होता है। आगे चलकर वह मित्र बनाएगी और उसके साथ खेल क्रियाओं में भाग लेगी। वह घर के कार्यों में भी
सहयोग देगी और संभव है आय उत्पादक क्रियाओं में भी भाग ले। लेकिन जब एक बालिका को उसे स्वतंत्रता दी जाती है पढ़ने लिखने के लिए, तो वो अपना खर्चा स्वयं उठाती है, आर्थिक स्थिति से वो स्वतंत्र होती है और निर्भर भी होती है, किसी पर निर्भर नहीं हो पाती। तो क्या है, वो एक विकास है ना। तो ये विकास की प्रक्रिया चल रही है। पहले बच्चा रोता है, उसके बाद वो शब्दों को बोलता है। और क्रियात्मक में क्या होता है, वो पहले रेंगता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है और फिर दौड़ना सीखता है। जो विकास ही है एक प्रकार से। संभव है कि वह एक व्यवसाय चुने और उसके लिए अध्ययन करे। यह बालिका वयस्क होकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी बन सकती है। संभवतः उसका विवाह हो और बच्चे भी होंगे। एक गर्भस्थ कोशिका से एक सुयोग्य वयस्क व योग्य नागरिक कैसे बन जाता है? क्या आपने कभी यह सोचा कि आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं वैसे क्यों हैं? यदि ये सोच नहीं आएगी, लेकिन इस किताब को पढ़कर आपको सोचने को मजबूर करेगी, आपके सामने ऐसे ऐसे सवाल प्रस्तुत करेगी। क्या आपने कभी सोचा कि आप जिस प्रकार की व्यक्ति हैं वैसे क्यों हैं? यदि मैं इस प्रकार की व्यक्ति हूँ, मैं इस प्रकार की लड़की हूँ, तो क्यों हूँ मैं? आप हैं तो आप किस कारण हैं? आप उसका अनुमान लगाइए। आपके भाई और बहन आपसे भिन्न क्यों हैं? केवल देखने में ही नहीं, परंतु व्यवहार में भी। इसका क्या कारण है कि एक बालिका अपने पड़ोस में लोकप्रिय है, एक बालिका लोकप्रिय है और एक लोकप्रिय नहीं है? उसका कारण क्या है? उसके मित्र लोकप्रिय हैं और उसके कई मित्र हैं, जबकि दूसरी अकेले खेलना पसंद करती है। एक बालक अपने समूह का नेता बनता है, जबकि एक अन्य बालक संकोची है और अपने अध्यापक के समीप रहता है। क्या सभी बच्चों में विभिन्न कौशलों व योग्यताओं का विकास एक ही समय होता है? क्या सभी 3 वर्षीय बच्चे एक समान होते हैं? एक 4 वर्षीय बच्चे में हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या विकास का कोई निश्चित स्वरूप है? इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि 3 वर्षीय बालिका कोई निश्चित स्वरूप है, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि 3 वर्षीय बालिका का व्यवहार 5 वर्षीय बालिका से भिन्न होगा। ऐसे सभी प्रश्न बाल विकास के इस विषय में आते हैं। हम वैसे तो बाल विकास है, जो बाल विकास है ना, उसको हम 3 भागों में तोड़कर पढ़ेंगे। बाल विकास है ना, उसको हम 3 भागों में तोड़कर पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? जन्म से 1 वर्ष तक, और 1 से 3 वर्ष तक, और 3 से 6 वर्ष तक। हमारे सिलेबस में क्योंकि एक सुपरवाइजर होती है, वो आंगनवाड़ी केंद्रों में ही होती है, तो आंगनवाड़ी केंद्र यानी 6 वर्ष तक के बच्चों का ही हम अध्ययन करेंगे। वैसे तो इसका अध्ययन और भी आगे है, यानी 6 से 12, मतलब किशोरावस्था, वयस्कावस्था, लेकिन हम सिर्फ बाल्यावस्था तक ही अध्ययन करेंगे। क्योंकि जो आंगनवाड़ी आपको पता है, बस हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे जन्म और 1 वर्ष तक संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भाषाई विकास कैसे होता है। फिर इसमें भी पढ़ेंगे हम संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भाषाई विकास कैसे होता है। इसमें भी पढ़ेंगे हम इन्हीं 5 भागों को, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषाई आदि कैसे विकास होता है। इन सबको हम पढ़ेंगे, 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। तो बहुत लंबा वो है बाल विकास, तो वो 10 अंक का भी है। और आप जो आप इस विकास को पढ़ेंगे ना, बाल विकास को, इसको पढ़ने के बाद जब बाल पोषण और स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो आप वो कहेंगे कि मतलब 1 से 3 वर्ष के बालकों का पोषण ये चाहिए, तो आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इसे बहुत विस्तार से पढ़ाया गया है, बताया गया है। तो अब देखते हैं, बाल विकास के विषय का संबंध बच्चों के व्यवहार में विषय समय के साथ होने वाले परिवर्तनों से है। यानी बाल विकास का विषय क्या है? उसके व्यवहारों में परिवर्तन। उसके व्यवहारों में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो एक बाल विकास के अंतर्गत ही आता है। ये परिवर्तन क्यों और कैसे होते हैं? इस विषय का उद्देश्य शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, भाषाई और ज्ञानात्मक क्षेत्रों में विकास को समझना और उसकी व्याख्या करना है। वास्तव में व्यक्ति के सोचने का ढंग व व्यवहार बचपन के अनुभव से प्रभावित होते हैं। अतः बाल विकास के विषय की
विद्यार्थी का संबंध बच्चों की उस वृद्धि और व्यवहार से है जिसका प्रभाव उनके संपूर्ण जीवन का, मैंने पहले ही बताया था ना, जो आपका बाल विकास हो रहा है वो आपके संपूर्ण जीवन पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का विकास किस प्रकार हुआ होगा। यदि वो उच्च पद पर है, मतलब उच्च कौशल प्राप्त कर रखे हैं या निम्न कौशल प्राप्त कर रखे हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसका विकास, उसका पालन पोषण किस परिवार में, किस प्रकार के माहौल में पैदा हुआ है और उसका विकास हुआ है। परंतु इस पाठ्यक्रम में हम केवल जन्म से लेकर 6 वर्ष की उम्र के बच्चों का विकास के अध्ययन तक ही अपने को सीमित रखेंगे। ओके, तो अब देखते हैं हम विकास और वृद्धि। विकास और वृद्धि में क्या है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। तो अब इसके बारे में देखते हैं, क्या मैंने बोला वही है इसमें। उपयुक्त चर्चा में हमने विकास और वृद्धि शब्दों का प्रयोग किया है। कि आप बता सकते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? आप बता सकते हैं, इस पढ़ने के बाद बताओगे। लेकिन विकास शब्द का प्रयोग शारीरिक परिवर्तन, चिंतन शक्ति और सामाजिक और भावात्मक व्यवहार में परिवर्तन के संदर्भ में किया जाता है। क्या हम सभी परिवर्तनों को विकास कह सकते हैं? क्या एक बच्चा रोता है दूध पीने के लिए, लेकिन उसे दूध मिल जाता है तो वो चुप हो जाता है, क्या उसे बाल विकास कहेंगे? इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अल्पकालिक होता है। विकास कैसे होता है? विकास टिकाऊ होता है, कुछ बहुत समय तक टिकाऊ रहता है। व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसमें क्रमबद्धता होती है और उसमें प्रगतिशील यानी बढ़ता जाता है। तो देखते हैं, तो विकास कह सकते हैं। क्या हम सभी परिवर्तनों को विकास कर सकते हैं? आइए एक उदाहरण द्वारा इसे समझे। एक 3 महीने की बालिका भूख लगने पर रोना शुरू कर देती है। पेट भर जाने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और बात चुप हो जाती है। मैंने उदाहरण दिया था। इतना अल्पकालीन व्यवहारिक परिवर्तन विकास नहीं कहलाएगा। इतना अल्पकालीन विकास परिवर्तन नहीं कहलाएगा। विकास शब्द का प्रयोग व्यक्ति की उन शारीरिक और व्यवहारिक विशेषताओं में परिवर्तन के लिए किया जाता है जो कि क्रमानुसार बढ़ते हैं। बाल विकास की विशेषताओं परिवर्तन के लिए किया जाता है। इन परिवर्तनों की 3 मुख्य विशेषता ए हैं। यानी जो व्यवहार में एक थोड़ा शुरुआत में थोड़ा टाइम लग रहा है। यदि मैं इसे स्पीड को लेकर चलूंगी तो समझ नहीं पाओगे। तो बाल विकास है ना, उसके परिवर्तन होता है। बाल विकास में परिवर्तन होता है। हमने देखा था ना, रोने के बाद वो शब्द बोलता है, शब्द के बाद वो वाक्य बोलता है, फिर वो भाषण देता है, नेता बनता है। सॉरी, बाल विकास यानी इसमें परिवर्तन होता है ना। तो परिवर्तन किस प्रकार होता है? तो परिवर्तन होने की विशेषता पहली है, उसमें क्रमबद्धता होती है। यानी विकास होगा तो उसका एक क्रम होगा। यानी एक क्रम वो होगा कि बच्चा पहले पीठ के बल पर सोना सीखता है, फिर उसे अपनी गर्दन को सीधा करना सीखता है, और उसके बाद वो हाथ पैरों को हिलाता है। उसके बाद वो रेंगना सीखता है, चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, फिर वो कूदने सीखता है, और फिर वो बड़ा हो जाता है और वो दौड़ने का, अब तो मैराथन में भी भाग लेने लग गया है। वो क्या है? वो एक क्रमबद्धता है। यदि आप एक साल का बच्चा यदि उसको आप दौड़ाओगे तो उसके साथ आप क्या करोगे पता ही नहीं। वो या तो बचेगा ही नहीं, आप दौड़ाओगे तो दौड़ा नहीं सकते उसे। क्रमबद्धता। और दूसरा है प्रगतिशीलता। और तीसरा है टिके रहना, यानी काफी समय तक उस विकास का टिके रहना। तो क्रमबद्धता पढ़ ली हमने। प्रगतिशीलता क्या है? प्रगतिशीलता वो है कि एक सरल क्रिया से जटिल क्रिया तक उसका प्रगति होती रहती है। और टिके रहना यानी काफी समय तक वो व्यवहार टिका रहता है। हमने इसमें उदाहरण भी सुना था। तो यदि ये विशेषता है विकास, तो वो विकास है। यदि इसके अलावा है और इसमें वृद्धि है, वृद्धि सिर्फ कि बच्चे की लंबाई कितनी है, तो आपको माप सकते हैं ना, 52 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर। पुलिस में देखा होगा आपने कि उसमें लड़कियों की 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, तो वो क्या है? वृद्धि है, यानी वो मापने की इकाई है। आप में वजन कितना है, तो वो सब वृद्धि है। तो उसके बारे में, लेकिन विकास क्या है? यही है।
है ना, जिसमें प्रगतिशीलता हो, क्रमबद्धता हो। तो देखते हैं, प्रगतिशील होते हैं उन्हें क्रम जो कि क्रमानुसार उभरते हैं। अतः इन परिवर्तनों को 3 मुख्य विशेषता ये है कि वे प्रगतिशील होते हैं और उनमें क्रमबद्धता होती है तथा वे काफी समय तक टिके रहते हैं। प्रगतिशीलता शब्द का तात्पर्य है कि इन परिवर्तनों की वजह से बालिका को ऐसे कौशल व क्षमताएं प्राप्त होती हैं जो पहले कौशल से अधिक जटिल, उत्कृष्ट और अधिक प्रभावशाली हैं। इसको समझने के लिए बालिका का घुटने के बल चलने से पैरों तक चलने तक और बबलाने से बोलने तक के विकास पर विचार कीजिए। एक क्या, एक प्रगतिशीलता, यानी वो सरल से जटिल की तरफ होती जा रही है। यानी वो पहले रोना शुरू करती है, उसके बाद वो शब्द बोलती है और वाक्य बोलती है, तो एक जटिल प्रक्रिया की ओर जा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रगतिशीलता। ठीक से चलने के लिए आवश्यक है कि बालिका सीधी खड़ी होकर और संतुलन बनाकर एक पैर के बाद दूसरा पैर रखे। इसके लिए मांसपेशियों में अधिक समन्वय की आवश्यकता होती है और इसलिए यह घुटने चलने से अधिक जटिल है। चलना वैसे भी अधिक उपयोगी है क्योंकि इससे हाथ अन्य क्रियाओं के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और उस बालिका ज़्यादा आगे तक देख सकती है। इसी प्रकार बोल पाना बबलाने से उभरता है। यानी कोई बालिका बोल रही तो उससे पहले वो बबलाना सीखती है, गा गी गी गाती है ना, करती रहती है, स्वरों का उच्चारण करती रहती है, तो वो क्या है, बबलाना। तो बबलाना के बाद वो बोलना सीख रही है, यानी वो बबला रही है तो मान के चलो वो अपना भाषाई विकास कर रही है, यानी वो बोलने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो उसका विकास है ना, उसकी उम्र है, उसके हिसाब से उसका विकास होता जाता है। और 1 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो वो एक शब्द बोलना सीख जाता है, पापा या मम्मी, तो एक शब्द बोलना सीख जाता है। और बालिका ज़्यादा दूसरों से संवाद करने में अधिक, और यह निश्चय ही बबलाने से अधिक जटिल और दूसरों से संवाद करने में अधिक प्रभावी है। क्रमबद्धता, अब हमने प्रगतिशील पढ़ ली, अब हम क्रमबद्धता पढ़ेंगे, यानी हम अब क्रमबद्धता पढ़ेंगे। देखिए, तो क्रमबद्धता तात्पर्य है विकास एक क्रम से होता है। विकास का प्रत्येक चरण पहले वाले विकास पर आधारित होता है और उससे पहले नहीं हो सकता। यानी क्रमबद्धता क्या है, यदि कोई बच्चा चल रहा है तो सबसे पहले वो खड़ा होना सीखा होगा। यदि कोई बालक दौड़ रहा है तो उससे पहले वो चलना सीखा होगा। यदि कोई बालक बोल रहा है तो वो सबसे पहले बबलाना सीखा होगा। यदि उसका पहली अवस्था है ना, उसके बाद ही दूसरी अवस्था का विकास होगा। पहली के अलावा दूसरा विकास नहीं होगा। तो क्रमवश से तात्पर्य है कि विकास का एक क्रम से होता है। विकास का प्रत्येक चरण पहले वाले विकास पर आधारित होता है और उससे पहले नहीं हो सकता। अतः बच्चे घुटनों पर चल पाने के बाद ही पैरों पर चल पाते हैं और चलने के बाद ही दौड़ना सीखते हैं। इसी प्रकार वयस्क की जटिल परिस्थितियों को संभालने की योग्यता बचपन में सरल कार्य करने की क्षमता से उभरती है। वयस्क जीवन में निर्णय लेने की योग्यता बाल्यावस्था के अनुभवों, कौन सा खेल खेलें या कौन सी पुस्तक पढ़ें, एक क्या है, वो निर्णय है ना। जब बच्चा यह देखता है कि मुझे कौन सा खेल खेलना है, तो वो क्या है, वो एक निर्णय ले रहा है ना। तो यह निर्णय जब जीवन उसका उम्र के हिसाब से बढ़ेगा तो वहाँ पर भी निर्णय लेने का समय आता है। यदि आज मैंने निर्णय लिया है कि मैं महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करूँगी, तो क्या मैं आज ही निर्णय लिया है, ये हमने बचपन से सीखा है निर्णय लेना। जब हम खेलते थे तो हमने निर्णय लिया होगा कि ये खेल खेलना है, तो जिसमें बहुत आसानी से समझाया गया है और एक विकसित होती है। इस प्रकार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अधिक सरलता और सामर्थ्य से कार्य करना सीखता है। वृद्धि से तात्पर्य, अब हम वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। विकास हमने पढ़ लिया कि बाल विकास क्या है, अब हम वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार में वृद्धि। मैं आपके सामने इतनी लंबाई की खड़ी हूँ तो क्या है, वो एक वृद्धि है। यानी मैं अपने आप की लंबाई को नाप सकती हूँ, मैं अपना वजन माप सकती हूँ कि मेरा वजन कितना है, तो ये क्या है, एक वृद्धि है। ओके, वजन, लंबाई और आंतरिक अंगों के आकार का बढ़ना ही वृद्धि है। वृद्धि से अभिप्राय है मात्रात्मक परिवर्तन। किताबों बस इतना ही होता है कि वृद्धि है मात्रात्मक, विकास है मात्रात्मक गुणात्मक। अब आपने सीख लिया हो ना कि विकास क्या है। अब आपकी सोचने की क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि आप शब्दों को सही प्रकार से समझने का प्रयास, ये एक रटंत प्रक्रिया है ना, वो इस किताब को पढ़ने से दूर हो जाएगी आपकी। मेरी माने तो यदि आपको कोई सहपाठी है ना,
आप उनकी किताबों को लेकर इन किताबों को जरूर पढ़ना। आपके पास समय है 112 दिन तो आप पढ़ सकते हैं। हम खुद तो इस बुक को इन 12 घंटे पढ़ेंगे ना तो इस किताब को मतलब पढ़ सकते हैं पूरी को। तो इतनी भी कठिन नहीं है, आप एक बार पढ़ना इसे ज़रूर। मैं यदि किसी के पास किताब नहीं है इसलिए मैं इन किताबों के द्वारा पढ़ा रही हूँ, नहीं तो मैं खुद भी पढ़ सकती या फिर मैं ब्लॉग पर पढ़ा सकती। ठीक है, तो वृद्धि क्या है? आकार में वृद्धि, वजन में, लंबाई में। वृद्धि से अभिप्राय है मात्रात्मक परिवर्तन, अर्थात वह परिवर्तन जिसे मापा जा सकता है। लेकिन हमारी वृद्धि मात्र आकार में ही नहीं होती। अगर ऐसा ही होता तो एक बालक है, एक शिशु है, वो 20 साल तक कितनी लंबाई बढ़ जाता, कितनी लंबाई हो जाती यदि वो आकार में वृद्धि होती या वजन में वृद्धि होती। तो उसके साथ कुछ क्रियाएं भी होती हैं साथ साथ में, वो भी साथ में अपनी क्रियाएं वृद्धि होती हैं। आयु में केवल बड़ा बच्चा ही होता। आकार में वृद्धि के अतिरिक्त शरीर में अन्य परिवर्तन भी होते हैं। इनमें शरीर के अंगों के रूप में परिवर्तन, यानी शरीरों के अंगों में परिवर्तन होते हैं, और उसकी जटिलता और प्रकारों में वृद्धि, और सोचने समझने की योग्यता और सामाजिक कौशलों में वृद्धि शामिल है। दूसरे शब्दों में हमारी मात्र वृद्धि ही नहीं होती बल्कि विकास भी होता है। इस प्रकार विकास से अभिप्राय है, दूसरे शब्दों में हमारी मात्र वृद्धि ही नहीं होती बल्कि विकास भी होता है। इस प्रकार विकास से अभिप्राय है मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, और विकास को मात्रात्मक गुणात्मक क्यों कहा जाता है? क्योंकि आकार वृद्धि के साथ साथ उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। इसमें केवल संरचना संबंधी परिवर्तन ही बल्कि प्रकारात्मक परिवर्तन भी शामिल है। विकास से तात्पर्य है शारीरिक और तंत्र की संरचना, विचार प्रक्रियाओं और व्यवहार में समय के साथ होने वाले क्रमबद्ध और चक्रत स्थिर परिवर्तन, जिससे प्रत्येक जीवन के प्रारंभ से अंत तक गुजरता है। वृद्धि विकास की बृहत्तर प्रक्रिया का केवल एक पहलू है। शारीरिक परिवर्तनों के दृष्टिगोचर न होने पर भी विकास जारी रहता है। किशोरावस्था के बाद शारीरिक वृद्धि काफी धीमी पड़ जाती है। हमने पहले इसके बारे में चर्चा कर ली थी कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, और जो वृद्धि है ना वो किशोरावस्था के बाद, यानी 16 साल के बाद, हमने पढ़ा था 16 साल के बाद वो वृद्धि कम, मतलब उसकी गति कम हो जाती है। शारीरिक वृद्धि काफी धीमी पड़ जाती है लेकिन विकास की गति में इतना परिवर्तन नहीं आता। विचारों और सामाजिक कौशलों की जटिलता तथा भाषा के प्रयोग में विकास पर निरंतर विकास के सूचक हैं। अब इसमें प्रश्न दिए गए हैं, बोधात्मक प्रश्न 1, और उसमें एक क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए स्थान में बाल विकास का अर्थ लिखिए। अब आप बाल विकास का अर्थ लिख सकते हैं, लेकिन हमारे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन जो डीसीसी कोर्स यानी ईसीसी कोर्स कर रहे हैं ना, ऐसे हम बीए का पेपर देते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए थोड़ी रिवाइज करने के लिए प्रश्न दिए गए हैं। तो बाल विकास क्या है? बाल विकास वही है ना जो समय के साथ साथ परिवर्तन होता है और जो टिकाऊ होता है, क्रमबद्धता होती है। आप अपने हिसाब से परिभाषा दे सकते हैं। और नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, तो विकास का तात्पर्य खाली जगह परिवर्तनों से है, जबकि वृद्धि उन परिवर्तनों से समझते हैं जो जा सकते हैं। यानी विकास का तात्पर्य खाली जगह यानी गुणात्मक परिवर्तनों से है, जबकि वृद्धि उन परिवर्तनों से संबंधित है जो मापे जा सकते हैं। जिन परिवर्तनों को विकास कहा जा सकता है उनकी 3 विशेषता होती है ना, क्रमबद्धता, प्रगतिशीलता और टिकाऊ, और काफी समय तक टके रहते हैं। ये 3 विशेषता हैं। विकास हो रहा है तो विकास के परिवर्तन की 3 विशेषता हैं, इसको ध्यान देना। अब विकास की अवस्था, हमने विकास और वृद्धि पढ़ ली। अब हम विकास की अवस्था, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि विकास की अवस्थाएं 4 हैं, शेष अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था और वयस्क अवस्था। इन अवस्थाओं के बारे में अब हम इसको देखते हैं। मैंने पहले थोड़ा परिचय दे दिया है। तो मानव का जीवन 4 अवस्थाओं में विभाजित है। ओके, कौन कौन सी? शैशव, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्क अवस्था। मैं आपको इसको धीरे धीरे में इसलिए पढ़ा रही हूँ, आप इसको 2 गुना की स्पीड में देख सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। अब तक आप
इन शब्दों से परिचित हो गए होंगे। इन विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के कौशल व सोचने के ढंग में भिन्नता होती है, यानी शैशवावस्था बाल अवस्था, इनमें अंतर होगा। एक शैशव शिशु क्या सोचता है और एक बालक क्या सोचता है, उनमें अंतर होता है ना भाई, होता है ना। यदि मैं आज हूँ और इससे पहले मैं छोटी होंगी तो कुछ अंतर तो है सोचने में, समझने में और किसी बोलने में, भाषा में, तो अंतर तो होता है। इन विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के कौशलों का सोचने के ढंग में भिन्नता होती है। आइए अब हम संक्षिप्त में इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक के समय को शैशवावस्था कहते हैं। यानी इन्होंने ऐसे देखा है, उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं दे रखा है कि शैशवावस्था क्या है, डायरेक्ट उन्होंने दे रखा है, तो इसमें बच्चे क्या होते हैं उसे महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं और ऐसे ही पढ़ते चले जाते हैं। तो इस एक शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपको एक सुपरवाइजर बनना है तो बहुत ही बारीकी से, अब आज तक तो पढ़ते आए हैं ना, किताब ले ली, रटना शुरू कर दिया, लेकिन आज इन किताबों को पढ़कर आप अपनी जो सोचने समझने की क्षमता है वो आप सोचोगे कि ऐसी भी किताबें हैं जो इतनी आसानी भाषा में लिखी गई हैं। भाई आप पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा, तभी मैं आपके सामने इसे प्रस्तुत कर रही हूँ। शैशवावस्था कहते हैं जन्म से 2 वर्ष तक। ओके, इस अवस्था में शिशु अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतः पालनकर्ता पर निर्भर होता है। जन्म उपरांत यानी जन्म के बाद अन्य अवस्थाओं की तुलना में इस अवस्था में सबसे तीव्र वृद्धि और विकास होता है। हमारे क्वेश्चन आता है, हमारे रीड में भी आता है कि सबसे अधिक विकास की तीव्रता किस अवस्था में होती है। शैशवावस्था इन 4 अवस्थाओं दे देगा, तो सबसे तीव्र वाली अवस्था होती है विकास की, वो होती है शैशवावस्था। इसमें बच्चा बहुत जल्दी विकास करता है, बोलना सीखता है, बलबलाना सीखता है, चलना दौड़ना, मतलब सब कुछ सीखता है, यानी जन्म से 2 वर्ष तक सीखता है बच्चा। तो बहुत महत्वपूर्ण विकास की अवस्था है ये। होता है बालिका की कुशलता और योग्यताएं कई गुना बढ़ती हैं। शैशवावस्था के अंत तक वह चलने, दौड़ने, शब्दों और अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने योग्य हो जाती हैं, स्वयं खा सकती है, परिवार के सदस्यों व स्वयं के पहचानने लगती है और जाने पहचाने माहौल में आत्मविश्वास से घूमने लग जाती है। अब पढ़ेंगे हम बाल्यावस्था, यानी 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। ओके जी, हम बस 6 वर्ष तक ही पढ़ेंगे, यानी शैशवावस्था और बाल्यावस्था, इन 2 अवस्थाओं को ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमको बस यहाँ तक ही सीमित कर दिया गया है। ये अवस्था होती है, इस अवस्था में विकास शैशवावस्था जितना तीव्र नहीं होता। बाल्यावस्था में बालिका शैशवावस्था दौरान प्राप्त कुशलताओं में अपनी निपुणता, यानी वहां पर तो वो उनकी गुणात्मक वृद्धि हो रही थी वो यहाँ पर निपुणता होती है, वो एक कार्य में निपुण हो जाएगी, बोलने में निपुण हो जाएगी, चलने में निपुण हो जाएगी, तो निपुणता बढ़ाती है। वह नए कौशल भी सीखती है। यही समय है जब शरीर के अंगों का समन्वय सुधरता है। बाल्यावस्था के दौरान बालिका व्यवहार के वे ढंग भी सीखती है जो समाज में मान्य है। बालिका परिवार के अलावा अन्य कई बाहरी लोगों से मिलती है और उनसे लगाव बढ़ाती है। जैसे जैसे बालिका बड़ी होती है और उनके सोचने की क्षमताएं परिपक्व होती हैं, उसे वह एहसास होता है कि वह बहुत कुछ कर सकती है। वह झूले में स्वयं झूल सकती है, अकेले झूल सकती है और झूल सकती है, रेत से घर बना सकती है, चित्र बनाकर उनमें रंग भर सकती है। वही 2 साल तक बच्चा क्या क्या कर सकता है, देखिए अब चित्रों में रंग भर सकता है और खुद खेल सकता है, खुद झूल सकता है और रेत के घर बना सकता है। आपने देखा होगा कि बच्चे जब बरसात होती है तो कोई रेत का ढेला, मतलब कोई रेत बहुत सारी पड़ी हो तो वहाँ पर भी खेलने चले जाते हैं। उन्हें मिट्टी और पानी से खेलना इतना आनंद लगता है कि वो पूरा समय ही बिता सकते हैं उनमें खेलने के लिए। तो वो मिट्टी से घर बनाते हैं और पैरों से आपने भी खेला होगा, आपने कभी खेला है क्या बरसात में मिट्टी में? आप खेत में चले यदि गाँव में रहोगे तो खेत में चले जाते और अपने पैरों पर उस थपथपी को लगाते थे और घर बनाते थे, ये पानी निकालने की निकासी। तो क्या है, वो विकास हो रहा है, उसके समझने की क्षमता में विकसित हो रहा है। वो खेल के द्वारा ही अपने आप को निपुण बनाते हैं। तो खेलना समय की बर्बादी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं खेल समय की बर्बादी है, लेकिन नहीं, खेल बच्चों को खेलना इतना महत्वपूर्ण है। यदि आपको 6 वर्ष तक बच्चों को खेलने में ही
खिलाया जाए, मतलब बच्चों को खिलाया जाए तो वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन आजकल के जो माँ बाप हैं वो बच्चे को पढ़ने के लिए दबाव डालते हैं, पढ़ो, 1 से 10 तक गिनती बोलो, और उनको फलों के नाम, सब्जियों के नाम। अरे भाई, वो इसे बाद में भी सीख सकता है, लेकिन उसे खेलने की अवस्था है। वो वस्तुओं को देख कर ज़्यादा सीखता है, उनको महसूस स्पर्श करके ज़्यादा सीखता है, तो बच्चों को खेलने दो। बालावस्था का बाल का व्यवहार के ढंग सीखती है और वो झूले पे झूल सकती है, प्रदान आत्मविश्वास की भावना प्रदान करता है। अच्छा है, इस काल में वह काफ़ी स्वावलंबी हो जाती है, फिर भी बालिका के लिए वयस्कों का मार्गदर्शन निरंतर आवश्यक होता है। वो अपना काम कर रही है लेकिन उनके मार्गदर्शन होना जरूरी है। यदि वो खेल रही है तो वो वयस्कों को उनका सहयोग करना चाहिए कि घर ऐसा क्यों बना और आप इसे कैसा बना सकते हैं। उनके बीच बीच में उसके संज्ञानात्मक बढ़ा सकते हैं। इसमें आगे आप बहुत कुछ पढ़ोगे, मान के चलो बहुत कुछ पढ़ने वाली है उसमें। बाल्यावस्था का समय 2 अवस्थाओं में विभाजित है, मैंने बता दिया ना। एक है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कितनी होती है 2 से 6 वर्ष तक, यहाँ तक ही पढ़ेंगे। और एक होती है मध्य बाल्यकाल, 6 से 12 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय शालापूर्व समय भी कहलाता है, क्योंकि इस उम्र में बालिका ऐसे कौशल सीखती है जो भविष्य में शिक्षा से संबंधित कार्यों में उसकी मदद करेंगे। शालापूर्व उम्र की बालिका का भाषा विकास तीव्र गति से होता है, यानी जो शालापूर्व की बालिका है ना, वहाँ पर भाषा का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। और शैशवावस्था का काल है ना, वापस शारीरिक और विकास बहुत तीव्र गति से होता है, तो गति से होता है। और यह प्राय आसपास की वस्तुओं व लोगों के बारे में प्रश्न पूछती है। वह अंकों, रंगों, आकारों के बारे में सीखती है। वह प्रतिदिन की घटनाओं के कारणों के बारे में समझने लगती है। इन सभी संकल्पनाओं का विकास वस्तुओं को वास्तविक रूप से देखने और विभिन्न कार्यकलाप करने से ही होता है। किसी कार्य को सीखने के लिए उसे करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी कार्य को सीख रहे हैं तो हम तो भाई सीख सकते हैं, बिना करे भी सीखते हैं, लेकिन बच्चे यदि कोई कार्य सीख रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, लर्निंग बाय डूइंग। या बच्चे कैसे सीखते हैं? करके। आपने पढ़ा होगा लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे करके सीखते हैं, बच्चे देखकर सीखते हैं, बच्चे मूर्त भावनात्मक होते हैं। अमूर्त तो से बाद में होती है ना, जब जीन पे आगे पढ़ोगे आप तो उन्हें पढ़ेंगे औपचारिकता, अमूर्त, अमूर्त, आप सब कुछ पढ़ेंगे। तो बच्चे सीखते हैं तो वो करके ही सीखते हैं। इस काल में बालिका मित्र बनाना सीखती है और लोगों से संबंधों के महत्व देने लगती है। इस अवस्था में बच्चों की कल्पना शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है और उनकी यह कल्पना शक्ति खेल में स्पष्ट रूप से देखी जाती है। यानी बच्चे बाल्यावस्था में बहुत कल्पनाशील होते हैं। इनकी रुचि ऐसे खेलों में होती है जिनमें उन्हें नाटक या अनुकरण करना हो। इस उम्र के बच्चे देर तक एक साथ नहीं खेल सकते। कुछ समय बाद वे फिर अपने अपने खेल खेलने लगते हैं, चाहे वे एक साथ ही बैठे हो। बच्चों के खेल के इस पहलू के बारे में आप इस खंड की 5वीं इकाई में विस्तार से पढ़ेंगे। खेल के बारे हम इसकी 5 इकाई के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो हमारी बुक है ना, इसे 3 खंडों में बांटा गया है। ओके, 3 खंडों में बांटा गया है। पहले खंड में, दूसरा और तीसरा, और इकाइयाँ भी बांटा गया है। पहली इकाई है 1 से 5 तक, फिर दूसरी है 6 से 11, और तीसरी है कितनी है 12 से 18, शायद 12 से 18, यानी 12 से 16। इनमें इस बुक में टोटल 16 इकाई हैं। इन 16 इकाइयों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और 3 खंडों में विभाजित है, बहुत ही विस्तार से देखेंगे। तो खेलने लगते हैं, चाहे वे एक साथ ही बैठे हो। बच्चों के खेल इस पहलू के बारे में आप इस खंड की 5वीं इकाई में विस्तार से पढ़ेंगे। 6 से 12 वर्ष की आयु, 6 से 12 वर्ष यानी मध्य बाल्यकाल आयु वर्ग की बालिका अधिक परिपक्व हो जाती है और शालापूर्व बालिका की अपेक्षा उससे अधिक जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार की आशा की जाती है। बालिका के प्रति माता पिता की आशाएं भी बढ़ती हैं। संभव है वह आर्थिक कार्यों के लिए घर से बाहर निकलने लगे और स्वयं पाठशाला भी जाने लगे। मध्य बाल्यावस्था वह समय है, यानी 6 से 12 वर्ष तक वह अवस्था है जब बालिका उन कौशलों को सीखने में संलग्न हो जाती है जो भविष्य में व्यवसाय चुनने में उसकी मदद करते हैं। यानी हमें बच्चों को एक बिजनेसमैन बनाना है या उसे सरकारी जॉब तक सीमित करना है, तो आप उन्हें 6 से 12 वर्ष तक
बना सकते हैं। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था है ना, और जो शेष अवस्था, ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। इनमें बच्चे को जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मेरे लिए आप एक बच्चा दीजिए, आप कहोगे मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या वकील या चोर कुछ भी बना सकता हूँ, आप कहोगे मैं उसे बना सकता हूँ, लेकिन मुझे एक बच्चा चाहिए। तो उन्होंने, मनोवैज्ञानिकों ने क्या वैसे ही बिना अनुसंधान, बिना रिसर्च के कह दिया? नहीं। एक जीन पे आए, आपने मनोवैज्ञानिक का नाम सुना होगा, उन्होंने अपने 3 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने सिद्धांत दिए थे। भाई बहुत मनोवैज्ञानिक हो चुके हैं, लेकिन इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। जो बड़ी बड़ी होती है मनोवैज्ञानिक बुक हैं उनमें हम पढ़ते हैं। तो मैंने भी पढ़ी है रीट में, जो जीन पे आए हैं, कोलबर्ग है और लोम चॉम्स्की है और ब्रेगनर हैं, बांडू राय हैं, जो बहुत वैज्ञानिक, थॉर्नडाइक है, पोवलन है, ये बहुत वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है। हमने भी पढ़ा है, लेकिन इसको इतना विस्तार से पढ़ेंगे तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो जितना सफिशिएंट है वो पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसको पढ़िए पहले। आप 105 नंबर ही तो लेके आ रहे हैं ना, तो 1 नंबर नहीं कटेगा आपका इसमें से। आप पढ़िए तो सही। मध्य बाल्यावस्था वह समय है जब बालिका उन कौशलों को सीखने में संलग्न हो जाती है जो भविष्य में व्यवसाय चुनने में उसकी मदद करते हैं। बालिका की जानकारी का क्षेत्र तेजी से बढ़ता है, उसकी विचार शक्ति का विकास होता है और बाहर की दुनिया में रुचि तीव्रता से बढ़ती है। इस अवस्था में हम उम्र बच्चों के साथ बालिका के संबंध अधिक सक्रिय हो जाते हैं। खेलों में उनका आपसी सहयोग बढ़ता है और इसी कारण वे खेल के नियमों का पालन भी कर पाते हैं। सामूहिक खेल खेलना इस समय के विकास का परिणाम है। यानी जो मध्य बाल्यावस्था है ना, 6 से 12, यहाँ पर बच्चे समूह में खेलना बहुत पसंद करते हैं। अगली अवस्था है किशोर अवस्था, है ना, वो है 12 से 18 वर्ष। यह अवस्था यौवनारंभ की अवस्था होती है। लगभग 11 से 14 वर्ष के आसपास की अवस्था यौवनारंभ कहलाती है, जब शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। इसके परिणाम स्वरूप ऊंचाई और वजन तेजी से बढ़ता है। यानी जो किशोरावस्था होती है ना, उसमें आपकी लंबाई, ऊंचाई, ये सब बहुत तीव्र गति से बढ़ते हैं, क्योंकि और विकास इसमें पहले हो चुके हैं। द्वितीयक यौन विशेषता भी प्रकट होने लगती है। लड़कों में दाढ़ी का आना। प्रारंभिक यौवनारंभ क्या है? लंबाई का बढ़ना। और दूसरी कौन सी है? दाढ़ी होना, भारी आवाज़ होना लड़कों की, और लड़कियों की बारीकी आवाज़ होना, और मासिक धर्म चक्र चालू होना। तो ये क्या है? किशोरावस्था के दूसरे लक्षण है ना, तो वो है दाढ़ी का आना और लड़कियों में बच्चे स्थल का विकास। उसके उदाहरण हैं, लड़कियों में यौवन का आरंभ लड़कों की अपेक्षा पहले होता है। यानी लड़कियों का यौवन पहले होता है। तेज शारीरिक परिवर्तनों के कारण संवेदना के स्तर पर पुनः समायोजन की आवश्यकता होती है। इस उम्र में हम उम्र साथी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और किशोर अपने समूह के नियमों व संहिता का पालन करते हैं। समूह के प्रति निष्ठा और गर्व की भावना प्रबल होती है। कभी कभी तो हम उम्र व्यक्तियों की मान्यताएं परिवार की मान्यताओं से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। किशोरों से परस्पर विरोधी आशाएं रखी जाती हैं, अर्थात कभी भी उनसे बड़ों की तरह व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। यानी यहाँ पर समाज उन बच्चों से अपेक्षा करता है कि वह अच्छा व्यवहार करे, एक सामाजिक नागरिक बने। ये अपेक्षा हो जाती हैं बच्चों से, अपेक्षा की जाती है। तो कभी उनके बच्चे समझकर बर्ताव किया जाता है। इस अवस्था में उन्हें व्यवसाय भी चुनना होता है और संभवतः ब्याह के लिए भी तैयार होना। भाई किशोरावस्था विवाह की भी अवस्था है। यानी जो सरकार है ना, उन्होंने भी विवाह की अवस्था क्या होता है, लड़की की 18 और लड़का की 21 साल। तो हो गया है ना 12 से 18। लड़कियों की तो इसमें आई गई और लड़कों की 21 साल तक, तो वो वयस्क अवस्था में हो जाता है। तो विवाह की लिए भी तैयार होना पड़े। किशोरावस्था के दौरान विचार और भी विकसित तथा अधिक जटिल हो जाते हैं। किशोर अलग अलग परिस्थितियों को समझ सकते हैं और संभाल सकते हैं। वह अमूर्त समस्याओं के विषय में सोचकर उनका समाधान कर सकते हैं। ये सब उन भूमिकाओं व दायित्वों की तैयारी करने में किशोरों की मदद करते हैं जिनकी वयस्क होने पर उनसे अपेक्षा की जाती है। अब 18 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति
वयस्क होने लगता है। भाई आप वोट डालने योग्य हो गए, अब 18 साल हो गई आपकी उम्र, तो आप एक सरकार चुन सकते, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक एमएलए। अब आप निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति हमारी सरकार के लिए, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और हम निर्णय लेने योग्य हो गए, हमारी वयस्क अवस्था हो गई, वो 18 साल के बाद प्रारंभ होती है। एक व्यक्ति को वयस्क मानने के लिए भिन्न भिन्न मापदंड हो सकते हैं। एक मापदंड आर्थिक सामर्थ्य और दूसरा वैवाहिक जीवन आरंभ। ये दो मापदंड है। यदि वयस्क व्यक्ति हो गया है तो उसके दो मापदंड होंगे, एक तो वो आर्थिक रूप से समर्थ हो जाएगा और दूसरा है उसका विवाह संस्कार स्टार्ट हो जाएगा, ये एक मापदंड। परंतु एक और तो कुछ परिवारों में व्यक्ति 25 वर्ष उम्र तक भी माता पिता पर आर्थिक रूप से आश्रित रहते हैं। दूसरी ओर कुछ परिवारों में वयस्क होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता है, यानी बाल विवाह हो जाता है और वे व्यवसाय में जुट जाते हैं। वयस्क अवस्था की सामाजिक और कानूनी परिभाषा भी है। और अवस्था पढ़ी ना हमने 3, शैशव, बालवा और किशोरा। उसकी कोई कानूनी भाषा तौर पर भाषा नहीं थी, लेकिन इससे वयस्क अवस्था की कानूनी तौर पर परिभाषा है। वो क्या है सुनिए। उदाहरण, एक भारतीय 18 वर्ष की उम्र में मताधिकारी हो जाती है, यानी मतदान डालने योग्य हो जाती है। कानूनी तौर से लड़कों और लड़कियों के विवाह की उम्र क्रमशः 21 व 18 वर्ष है। तथापि वयस्कता विशिष्ट रूप से या तो व्यवसाय या व्यवसाय की तैयारी से संबंध रखती है। वयस्क अवस्था एक शारीरिक परिवर्तन लगभग पूरे हो चुके होते हैं और व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि अवस्थाओं का यह विभाजन कड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि शिशु अचानक ही बालिका या बालिका अचानक ही किशोरी हो जाती है। क्या ये परिवर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं कि अचानक हो जाते हैं? नहीं, एक क्रमबद्ध रूप से होते हैं। एक बालिका किशोर अवस्था में आ जाती है, तो एक क्रमबद्ध उनका विकास हो रहा है। ये सभी परिवर्तन क्रमिक और निरंतर होने वाली प्रक्रियाएं हैं और इनसे हम जीवन के एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। यद्यपि यह प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न रूप में घटित होती है। इस पाठ्यक्रम में आप शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल अवस्था के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। भाई इन्होंने भी कह दिया है कि इसमें सिर्फ आप बाल अवस्था और शैशवावस्था इन दोनों अवस्थाओं को पढ़ेंगे, दो तो पढ़ेंगे नहीं, ना किशोर ना वयस्क। ठीक है। अब प्रश्न है भैया बोधात्मक प्रश्न दूसरा, खाली जगह। इसमें जन्म के पश्चात शैशवावस्था खाली जगह वृद्धि का समय होता है, यानी जन्म के पश्चात कौन सी अवस्था आती है? ध्यान उठाओ, शैशवावस्था है ना, उसमें तीव्र विकास होता है, तीव्र वृद्धि का समय होता है। और दूसरा बाल्यावस्था का समय। एक क्वेश्चन है भाई, बन सकते हैं, कोई पता नहीं पेपर बनाने वाला कैसे, लेकिन हमें अपनी समझ को भी विकसित करना है और पेपर के लिए तो प्रिपेयर हम कर ही रहे हैं, तैयारी कर ही रहे हैं, तो अपनी समझ को भी विकसित करिए। एक स्त्री होने के नाते आपको इन सबके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। बताओ आपने जिस बुक में पढ़ा है कि आपने इससे पहले ऐसा पढ़ा था कि बच्चों का विकास कैसे होता है, उनका भाषाई विकास, संज्ञानात्मक कैसे होता है, आप इसको पढ़ने के बाद ही समझ रहे हैं ना, तो कितना महत्वपूर्ण है। बाल्यावस्था का समय 2 अवस्थाओं में विभाजित है। ओके, कौन से? शालापूर्व, जिसकी अवधि कितनी है, खाली जगह दे रखी है, 2 से 6 वर्ष। ठीक है, हमने पढ़ी थी। और मध्य बाल्यावस्था, जिसकी अवधि कितनी है, 6 से 12। एक क्वेश्चन है 2। अब तीसरा क्वेश्चन है कि खाली जगह द्वितीयक यौन विशेषता प्रकट होती है। किशोरावस्था में द्वितीयक यौन विशेषता प्रकट होती है ना, हमने पढ़ी थी। और प्रारंभिक, और साथ में भाई आपके लिए क्वेश्चन भी डाल दिए हैं मेमोराइज करने के लिए, तो महत्वपूर्ण भी है, बहुत बन जाते हैं क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे विकास के चित्र। विकास के चित्र कौन कौन से? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भाषाई, और कौन सा है? और भावनात्मक। एक विकास के चित्र है, यानी जैसे विकास की अवस्था है ना, वैसी विकास के चित्र है, यानी इन चित्रों से होकर बालक निकलता है। व्यक्ति के जीवन में होने वाले विकासों को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये है शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास, पहला हुआ है। दूसरा है सामाजिक विकास, तीसरा है भावात्मक,
चौथा है ज्ञानात्मक और पांचवा है भाषाई। ओके, तो अब पढ़ेंगे हम पहला शारीरिक विकास। ओके, शारीरिक और क्रियात्मक विकास। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार ऐसे आप खुद पढ़ लेना इन बुकों को, मैंने पढ़ी हैं तो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। तो शारीरिक विकास का संबंध उन शारीरिक परिवर्तनों से है जो शरीर के अंगों के आकार, बनावट व अनुपात में होते हैं। ये परिवर्तन गर्भावस्था से शुरू हो जाते हैं, यानी जो गर्भ में पल रहा है ना बच्चा, उससे ही शारीरिक विकास हो जाती है। यानी शारीरिक विकास में क्या, पहले बच्चा जब बालक गर्भावस्था में होता है यानी गर्भ में होता है, तो पहले बच्चे का जो मस्तिष्क होता है ना, उसका विकास होता है सबसे पहले। उसके बाद उसके धड़ के बाद उसके पैरों के बाद पंजों के बाद उनकी उंगलियों का। सबसे एंड में जो उंगलियां हैं, जो पैरों की उंगलियां हैं, ये बाद में होती हैं। हम विकास की दिशा के बारे में पढ़ेंगे कि विकास की दिशा क्या होती है। इसे सिर से पैर और केंद्र से अक्ष की तरफ होती हैं, तो हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसमें कि आकार में वृद्धि होती है शारीरिक विकास में, और यह परिवर्तन गर्भावस्था से शुरू होता है। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य है शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण। इसके परिणामस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में तालमेल बढ़ता है। शारीरिक व क्रियात्मक विकास के कारण ही बालिका कई क्षमताएं प्राप्त करती है। नहीं विकास के फलस्वरूप एक बालिका जो जन्म के समय केवल अपनी पीठ के बल लेट सकती है, आंखों और हाथों की गतिविधियों में तालमेल से बालिका बिना गिराए खाना खा सकती है। धीरे धीरे वह स्वयं कपड़े पहनना, चित्र बनाना, कूदना, रंग भरना, साइकिल चलाना व टाइप करना सीखेगी। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती है, पहले के कौशल में और निपुणता आती है और साथ ही वह नए कौशल सीखती है। तो हमने पढ़ लिया ना शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास। आपने देख लिया कि शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास एक बालिका का कैसा होता है। चलना, दौड़ना, फिरना, घूमना, टाइपिंग करना और रंग भरना, चित्र बनाना, ये सब क्या है, क्रियात्मक। यानी वो जो कुछ क्रिया कर रही है वही है ना क्रियात्मक विकास, जो कुछ क्रिया कर रही है। भाषाई संबंध, भाई मैं भी दिमाग कहीं अलग से नहीं लेकर आई हूँ, मेरे पास भी यही इन्फॉर्मेशन है, तो वही आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। भाषाई संबंधी विकास, यानी भाषा का विकास कैसे होता है एक बालिका का, हमने अब से पढ़ते आ रहे हैं तो आप समझ गए होंगे। यानी पहले बच्चा रोता है, रोने के बाद वो एक शब्द बोलता है, शब्द बोलने के बाद वो वाक्य बोलता है, वाक्य बोलने के बाद वो भाषण देता है। तो क्या है ये भाषाई विकास। थोड़ा ऐसे समझते चलिए। तात्पर्य सो विकास से है कि जिसके कारण एक बालिका जो शुरू में और केवल रोकर ही अपनी बात बता सकती है, शब्दों का इस्तेमाल करना सीखती है और फिर वाक्यों में बातचीत करने लगती है। कितनी आसानी से बालिका उचित भाषा सीखती है। पहले पहले तो बच्ची पानी पीने की इच्छा होकर प्रकट करती थी। ओके, धीरे धीरे वह पानी शब्द बोलकर अपनी इच्छा को बतलाती है। कुछ समय बाद वह माँ पानी कहती है और अंततः पूरा वाक्य माँ मुझे पानी पीना है, ये पूरा वाक्य बोलती है। क्या है भाषाई विकास। पूरा वाक्य बोलना सीखने तक वह तीन वर्ष की हो जाती है। अब मैं आपके सामने यह कह रही थी कि बाल विकास के क्षेत्र कौन से हैं। क्रियात्मक, वो शारीरिक विकास, शारीरिक और क्रियात्मक एक हो गया। दूसरा हो गया आपके सामने भाषाई विकास। अब मैं आपके सामने ला करके ब्लैक बोर्ड पर लिख देती थी, तो आप क्या इस भाषा को समझ पाते हैं कि किताबों में ऐसी भी भाषा होती है जो समझने योग्य होती है, इसमें टीचर की भी आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपको इससे रूबरू करा रही हूँ कि किताबें भी ऐसी होती हैं। आप किताबों को अपना दोस्त तो बनाइए, एक बार अपनी किताबों को अपना दोस्त जरूर बनाइए और उसको पढ़ने स्टार्ट कर दिए। इतना पढ़िए कि आपको किताबों से प्रेम हो जाए। आप पढ़ो और ज्ञान का अर्जन करो, और उस ज्ञान का अपने तक ही सीमित मत रखो। जितना ज्ञान है ना सही है, लेकिन वो ज्ञान सही होना चाहिए भाई, सटीक होना चाहिए, और उसे देने का प्रयास करिए। दूसरे का भी विकास करिए, अपना भी विकास करिए। यानी जिए और जीने दो का नारा, यानी आप जैसी जी रहे हैं दूसरों को भी ऐसा प्रेरित करिए कि ऐसा भी आप भी जीवन जी सकते हैं। लेकिन मैंने कहाँ से ऐसा किया तो मैं आपके सामने बता रही हूँ, कोई भी छुपा नहीं है, तो वही है। तो इसलिए मैं इन किताबों से रूबरू करा रही हूँ कि किताबें भी ऐसी होती हैं पढ़ने लायक। पता नहीं टीचरों के चक्करों में नोट्स बनाने लग जाते हैं,
रटते रहते हैं और कुछ ना तो विकास हो पाता है। लेकिन जब आप इन किताबों को पढ़ते हैं ना तो आप खुद ही अपनी समझ डेवलप कर लेते हैं। तो अब होता है संज्ञानात्मक विकास, यानी हमने 2 चित्र पढ़ लिए, शारीरिक और भाषाई। अब पढ़ेंगे हम संज्ञानात्मक। ओके, संज्ञानात्मक विकास का संबंध विचार शक्ति को बढ़ने से, यानी संज्ञानात्मक यानी बच्चे का विचार कैसा है, उनके विचार की अभिव्यक्ति कैसे होती है, उनमें अपनी माँ को पहचानने की, दूसरे को पहचानने की, अजनबी और जाने अंतर करना वो सीख जाता है, वही एक संज्ञानात्मक है। उम्र के साथ बालिका की सोचने समझ में जो विकास और परिवर्तन होते हैं वह उसकी क्रियाओं में देखे जा सकते हैं। शिशु में जन्म से वयस्क के समान विवेचन और चिंतन की एकता नहीं होती। ओके, वह अब कहीं विद्यमान, अब बल्कि बालिका ऐसा दर्शाती है कि जो वस्तु उसकी आंखों के सामने से हटा दी गई है वह अब कहीं विद्यमान ही नहीं है। जब बालिका छोटी होती है, यदि उसके सामने हमने एक मार्कर सामने रखा था, अब हमने इसे हटा दिया, तो वो ऐसा जानेगी कि मार्कर अब है ही नहीं। लेकिन जब बड़ी हो जाएगी, मतलब थोड़ी अवस्था में परिवर्तन होगा, तो जब मार्कर दिखाएंगे फिर हम छुपा लेंगे, तो वो कहेगी मार्कर तो कहीं यहीं है, छुपा हुआ है, देखते हैं। तो वो जो लुक्का छुपी का खेल खेलते हैं ना, तो वो क्या है, वो जानती है ना कहीं है ही छुपा हुआ है। तो इसी प्रकार से संज्ञानात्मक विकास होता है। तो वो पहले, और यदि भाई आगे और पढ़ेंगे, अब मैं और आगे नहीं बोल सकती, समय की पाबंदी नहीं, मैं बोल सकती थी कि जब चैन, आपको पता होगा कि जब नीचे चैन, जब बच्ची गिर जाती है, यानी कोई बालक या बालिका गिर जाती है, तो एक माँ या हम किसी ने या जरूर देखा होगा कि गिर जाती है छोटी बच्ची, तो वो रोने लग जाती है। रोती है तो हम क्या करते हैं, किसी चुप कैसे कराना है, तो हम क्या करते हैं, हम धरती में हाथ देते हैं, लो आप गिर गई ना चैटी, लो हमने चैटी को मार दिया, आपने चैटी को गिरा दिया। तो क्या है, वो शांत हो जाती है। उसे पता है कि अच्छा मैं गिरी हूँ तो उन्होंने इसकी पिटाई की है, तो अच्छा मैं अब ठीक हूँ। मतलब आपने इसे सोचा होगा, बहुत उदाहरण है ऐसे, अब बहुत कुछ सीखेंगे इस किताबों से। उम्र के साथ बालिका के सोचने समझने में जो विकास और परिवर्तन होते हैं उसकी क्रियाओं में देखे जा सकते हैं। शिशु में जन्म से वयस्क के समान विवेचन और चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि बालिका ऐसा दर्शाती है कि जो वस्तु उसकी आंखों के सामने से हटा दी गई है तो वो अब कहीं विद्यमान ही नहीं है, विद्यमान भी नहीं है और उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। धीरे धीरे वह सीखती है कि वस्तु और व्यक्ति यद्यपि वे दिखाई ना भी दें तब भी वे कहीं ना कहीं विद्यमान है। 5 वर्ष की उम्र तक वह बाहरी और हल्का, तेज और धीरे रंग तथा आकार जैसी संकल्पना को समझने लगती है। यानी एक बालिका जब 5 साल की हो जाती है तो वो क्या क्या जानना सीख जाती है, हल्का बाहरी, हल्का बाहरी, ओके, तेज, धीमा। 5 साल की उम्र में बालिका ये सीखती है, यानी कुछ अंतर करना सीख जाती है। वो क्या है, एक संज्ञानात्मक विकास ही है। अब क्रमबद्धता से विकास होगा ना, और रंग तथा आकार जैसी संकल्पनाओं को समझने लगती है। आसपास की वस्तुओं का अन्वेषण और वस्तुओं के संबंध में क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों के परिणाम स्वरूप उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। उसके चिंतन का विकास तो होता है, परंतु वह अभी भी परिस्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने में असमर्थ होती है। उदाहरणतः यह नहीं समझ पाती कि जब स्वयं पेड़ पर चढ़ सकती है तब दूसरा बच्चा क्यों नहीं। यानी एक बालिका है, वो पेड़ पर चढ़ गई, अब उससे छोटा बच्चा उसे कह रही है कि आप भी चढ़ाओ, अब भी चढ़ जाओ पेड़ पर उसे यह नहीं पता है भाई ये छोटा है, ये नहीं चढ़ पाएगा क्योंकि उसमें अभी विकास नहीं हुआ है, तो वो यार नहीं समझ पाती है। तो वो क्या है, उसके अनुसार वो सभी दूसरे बच्चे क्यों नहीं चढ़ पाता है, या वो सोचती है कि जो वह कर सकती है तो वह अन्य लोग भी कर सकते हैं। यदि वो पेड़ पर चढ़ गई है तो वो ऐसा सोचती है कि जो अन्य लोग हैं ना वो भी ऐसा कर सकते हैं। वो अपने को आत्म केंद्रित मानती है, यानी वो सोचती है कि यदि मैं चल सकती हूँ तो और बच्चे भी चल सकते हैं। वो यह अपने को आत्म केंद्रित मानती है, यानी वो जानती है कि मैं अगर जीत जाती यानी मैं चढ़ रही हूँ। आपने एक उदाहरण जरूर देखा होगा कि हम चलते हैं तो हमारे साथ सूरज चलता है, तो फिर हम दौड़ लगाते हैं तो फिर सूर्य दौड़ लगाने लगता है। तो वो ऐसे जानती है कि
एक बंदा जीव हमारे जैसा ही है तो वो ऐसा कर रहा है, ऐसा सोचते हैं। वो अपने को आत्मकेंद्रित यानी अपने को केंद्र मानते हुए सभी चीज़ों की तुलना करती जाती है कि वो भी मेरे जैसा है। स्वयं के लोगों को भी आना चाहिए और उन्हें इसी के समान भावना का अनुभव कर। वह यह सोचती है कि जो वह कर सकती है वह अन्य लोगों को भी आना चाहिए। उसके अनुसार सभी वस्तुओं जैसे सूर्य है, पत्थर है, पेंसिल है और मेज में उसी की तरह जीवन और भावना है। एक 10 वर्षीय बालिका विवेचन और विश्लेषण कर सकती है, परंतु उसकी यह क्षमता जीवन की प्रत्यक्ष परिस्थितियों तक ही सीमित रहती है। या सदा अमूर्त ढंग से नहीं सोच सकती। अमूर्त ढंग से कब सोचते हैं? जब किशोर हो जाते हैं बच्चे, ज़्यादातर जब ही सोच पहुँचते हैं। अमूर्त समझ रहे हो ना? यदि हमारे पास ये मार्कर नहीं है, अब तो हमारे सामने ये मूर्त हो गया यानी ये मार्कर है, तो बच्चे से समझेंगे, हम कहेंगे बच्चे से कि ये मार्कर है तो वो समझेगा हाँ ये मार्कर है। लेकिन जब किशोरावस्था के बच्चे हो जाएंगे तो हम यानी टीचर लोग होते हैं ना, वो पढ़ाते हैं कि मान के चलो आपके पास गणित पढ़ते हैं, मान के चलो आपके साथ x है, मान के चलो आपके साथ एक संख्या 25 है, तो हम समझते हैं यानी हम मार्कर है नहीं तब भी हम समझेगा हाँ एक मार्कर होता है, उसे लिखने का काम होता है और लिखकर हम इस ब्लॉक बोर्ड पर लिखते हैं, काले रंग का, गोरे रंग का, लाल रंग का, कई तरह का होता है। तो वो एक अमूर्त विचार हो गया, समझ गए? मूर्त और अमूर्त। मूर्त यानी जो सामने चीज़ है उसे देखकर सीखते हैं और अमूर्त यानी जो हमारे सामने नहीं है फिर भी हम सीखते हैं। ओके। हाँ, जीवन की परिस्थितियाँ तो सीमित ही रहती है। वह सदा अमूर्त ढंग से नहीं सोच सकती और उसके लिए सोचना कठिन हो जाता है कि क्या होगा और क्या हो सकता है। अमूर्त विचार का पूर्ण विकास आ गया ना। अमूर्त विकास का पूर्ण विकास, अमूर्त विकास का पूर्ण विकास किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था के समय में होता है। किशोरावस्था के समय में होता है। किशोरी जब जटिल परिस्थितियां संभाल सकती है, अतः व्यक्ति के जीवन की प्रत्येक अवस्था में सोचने की क्षमता पिछली अवस्था की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न और अधिक होती है। ओके। अवस्थाओं में परिवर्तन होता है तो उसके साथ भी उनकी सोचने समझने की क्षमता में विकास होता है। अब जीवन में आपने बुद्धि शब्द कई बार सुना होगा। बुद्धि नाम आपने नहीं सुना होगा लेकिन मैंने सुना है। ठीक है, सुना है क्या? पढ़ा है। बुद्धियों के सिद्धांत भी पढ़े हैं हमने। स्पीयरमैन यानी एक तत्व का, दो तत्व का, बहुतत्व का, आयामी, त्रिकोण, पता नहीं कितनी बुद्धि के सिद्धांत पढ़े हैं हमने। स्पीयरमैन, कैटल है और कौन कौन से हैं भाई, हमने रीड के लिए पढ़ा था। हावर्ड गार्डन है और गाल्टन है, ये हमने बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। तो इसमें सिर्फ बुद्धि के शब्द आया है। यानी बुद्धि क्या है? बुद्धि वो चीज़ है जब आप एक शेर से भी बच सकते हैं और एक शेर से भी लड़ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे शेर से कैसे लड़ सकते हैं? शारीरिक नहीं भाई, बुद्धि से। यदि आपके पास, आपने दो दोस्तों की कहानी सुनी हुई आपने। यानी एक दोस्तों वे जंगल में निकल रहे होते हैं तो उनके सामने एक भालू आ जाता है। तो एक बालक वो पेड़ पर चढ़ जाता है और दूसरा वो चढ़ना नहीं जानता है। तो वो सोचता है, वहाँ पर दो मित्रों की कहानी है लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि बुद्धि कैसे काम करती है। ओके। तो वो एक सोचता है कि अब तो या तो मरना होगा, अब क्या करा जाए। तो उसके विचार आया था बुद्धि, वो एक बुद्धि का ही प्रकार है। तो वो लेट गया, उसने सांस को एकदम बंद कर लिया। तो भालू को ने सोचा कि ये तो मर गया है, तो वो निकल गया। तो फिर उसके बाद तो उसके वहाँ पर क्या काम आया? बुद्धि काम आई ना, कि दुष्ट काम आया? दुष्ट काम नहीं, बुद्धि काम आई। तो बुद्धि क्या है वो हम पढ़ेंगे। बुद्धि वह है जैसे हम यानी सिर से भी बच सकते हैं। यदि हमारे सामने कोई भी समस्या होती है तो हम बुद्धि के अनुसार ही तो उसे हम सॉल्यूशन करते हैं ना, तो वही बुद्धि है। हाँ, बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास और बुद्धि शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक मानसिक विकास की प्रक्रिया को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। यानी जो शैशवावस्था होती है उसे प्रौढ़ावस्था तक मानसिक विकास संज्ञान विकास कहते हैं। संज्ञान से अभिप्राय है, यानी संज्ञानात्मक शब्द है। संज्ञान से अभिप्राय है जानने की प्रक्रिया जो सूचना को एकत्रित करने और संसाधित करने के माध्यम से निष्पन्न पूर्ण होती है। इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान, सीखना, स्मरण करना, समस्या समाधान और सोचना शामिल है। चलो थोड़ा लिख ही देते हैं। जब इतना पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और गहराई से पढ़िए, आपको यहाँ पर ही चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं प्रयास कर रही हूँ
धीरे धीरे पढ़ने का कि आपको जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो सब यहाँ पर याद हो जाए। यानी संज्ञानात्मक क्या है? संज्ञानात्मक क्या है? यानी संज्ञान है ना, ये संज्ञान शब्द है। संज्ञान का मतलब होता है सोचना, समझना और विचार करना। ओके, संज्ञान ये है, यानी सोचना, समझना, विचार करना, समस्या का समाधान करना, और क्या है इसमें? समस्या समाधान, स्मरण करना, सीखना और समाधान करना, सोचना शामिल है। बुद्धि शब्द को परिभाषित करना थोड़ा कठिन है। एक सुप्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार व्यक्ति की सोउद्देश्य कार्य करने, युक्ति संगत तरीके से सोचने और पर्यावरण के साथ प्रभावशाली, यानी बुद्धि क्या है? बुद्धि एक वो है युक्ति युक्त, यानी युक्ति संगत होती है। हम बुद्धि के अनुसार ही तो, मैं या आप बुद्धि के अनुसार ही तो यह निर्णय ले रहे हैं कि मुझे सुपरवाइजर की तैयारी करनी है या एडीसी की तैयारी करनी है या मुझे किस क्षेत्र में जाना है। तो ये क्या है? एक बुद्धि है, यानी हम अपनी बुद्धि के अनुसार ही निर्णय ले रहे हैं, ना कि दूसरी बुद्धि के अनुसार। ओके, तो युक्ति संगत तरीके से सोचने और पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से निपटने की योग्यता बुद्धि है। दोनों शब्द बुद्धि और संज्ञान प्राय एक दूसरे के स्थान पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। कल का चैप्टर हम थोड़ा जल्दी पढ़ा था, तो आज थोड़ा धीरे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप 2 की स्पीड में इसे देख लेना। सही और गलत, न्याय और अन्याय। न्याय और अन्याय की समझ चिंतन के विकास से ही संबंधित है। शिशु को उचित और अनुचित का बोध नहीं होता, यानी जो बालक होता है, यानी शैशवावस्था होती है, उसमें ना तो उचित या अनुचित की कोई भी जानकारी नहीं होती है। वो यदि आग है, यदि, और क्या कहते हैं कि बच्चों की देखभाल क्यों जरूरी है, यानी बच्चों की देखभाल नहीं करी जाएगी तो बच्चा जी नहीं सकता। यदि एक बच्चा है, उसे आग दिख गई तो वो आग में हाथ देने का प्रयास करेगा तो वो जल सकता है। और एक बच्चा है जिसे सांप दिख गया तो वो सांप के पास जा सकता है। तो भाई उसकी देखभाल की बहुत ज़रूरत होती है। तो शैशवावस्था है ना, वहाँ पर सोचने समझने, अनुचित उचित की कोई जानकारी नहीं होती है, बोध नहीं होता है। प्रारंभिक समाजीकरण से यह सीखता है कि क्या ठीक है और क्या गलत, करने और ना करने योग्य कार्यों की जानकारी बच्चे को माँ बाप से मिलती है और उसके मूल्यों का एक हिस्सा बन जाती है। ओके, और अब हम पढ़ते हैं 5वां, सामाजिक विकास। हम पता है विकास के क्षेत्र पढ़ रहे हैं, हमने 4 पढ़ लिए। शैशवावस्था, क्रियात्मक, भाषाई, संज्ञानात्मक, और हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विकास। ओके, अभी भावात्मक और पढ़ेंगे। संबंधों में युक्ताओं के विकास से है जो व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार करने में समर्थ बनाती है। सामाजिक विकास का तात्पर्य बालिका के व्यक्तियों से संबंध और उनसे अंतःक्रिया से है। बालिका अनायासी उस व्यक्ति की ओर खिंचती है जो उससे प्रेम व स्नेह करता है। ओके, जब बालक छोटा होता है, यानी 1 साल का, 1 साल का, 1.5 साल का, तो आप किसी बच्चे को लेना अपनी गोद में कि आओ बच्चा आओ, तो वो आएगा नहीं, क्योंकि वो आपको नहीं जानता है। और अब वो अपनी माँ के पास जाएगा, वो रोएगा, बहुत बहुत क्रिया करता है वो। बस उनका एक ही कार्य होता है, रोना, बस रोगा। और पता है रोते कैसे हैं? यदि उसकी माँ आ गई ना तो एकदम शांत हो जाते हैं। तो वो क्या है, वो जानते हैं कि स्नेह और प्रेम भाव क्या है। वो वहाँ पर अपनी माँ के पास सुरक्षात्मक महसूस करता है, यानी वो वहाँ पर सुरक्षा महसूस करता है अपनी, कि हाँ मुझे माँ के पास अच्छा लगता है, वो स्नेह करती है मुझसे, लाड़ दुलार पर पोषण करती है। तो इसलिए वो अंतःक्रिया करता है। सबसे पहला सामाजिक संबंध वो अपनी माँ से बनाता है, पालनकर्ता से। ठीक है, व्यक्ति की ओर खिंचती है जो उसे प्रेम व स्नेह करता है। धीरे धीरे वह अपनी माँ और अन्य पालनकर्ताओं को पहचानने लगती है और उसका उनसे लगाव हो जाता है। इसी लगाव की बुनियाद से भविष्य में वह अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध बनाएगी। आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा अब आगे जाकर सामाजिक विकास करने में आ गया। शैशवावस्था में बालिका की क्रियाएं उसकी अपनी आवश्यकताओं तक ही केंद्रित होती हैं। 7 या 8 वर्ष की उम्र में, अब इन वर्षों को याद रखने का प्रयास करना, यानी यहाँ पर 7 और 8 वर्ष की उम्र में
उम्र के बाद ही वह आदान प्रदान पर आधारित स्थायी संबंध बनाती है। यही समय होता है जब बच्चे मित्र बनाते हैं और किसी एक मित्र को अपना घनिष्ठ मित्र कहते हैं। जब बालिका अन्य बच्चों व वयस्कों के संपर्क में आती है तो ऐसा व्यवहार सीखती है जो स्वीकार्य होता है। वह खाने, कपड़े पहनने, बड़ों से बात करने के ढंग और अपनी संस्कृति से संबंधित अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करती है। धीरे धीरे वह यह समझने लगती है कि खिलौना छीनना, किसी को मारना, बारी से ना खेलना इत्यादि सही नहीं है। जब बच्चे होते हैं तो वो कुछ खेल खेलते हैं। आप देखिए, कोई बच्चा सतोलिया खेल रहा है तो अपनी बारी का क्या कहते हैं, बारी का इंतजार करेगा कि मेरी बारी आएगी और मैं जब खेलूंगा। मैं बिना बारी के नहीं खेलूंगा कि यह अच्छा नहीं है और किसी से बेईमानी नहीं करनी है। वे बचपन में खेलों द्वारा ही सीखते हैं। और कई बच्चे झूले झूल रहे हैं तो अपनी एक बच्चे को झूला दे रहे हैं और दूसरा कोई खेल खेल रहा है तो वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी धैर्यशील बनने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब बचपन में बहुत कुछ सीख लेते हैं। ये नहीं है कि हम बड़े होकर ही सब कुछ सीखते, नहीं। बचपन में हम उनकी जो बड़े होकर सीखते हैं ना, वो उनकी बचपन की बुनियाद है। यदि बचपन में हमने खेल खेला है तो हम सब कुछ सीखते हैं। वह खाने, कपड़े पहनने, बड़ों से बात करने के ढंग और अपनी संस्कृति से संबंधित अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करती है। धीरे धीरे वह समझने लगती है कि खिलौना छीनना, किसी को मारना, बारी से ना खेलना इत्यादि सही नहीं है। वह आपसी सहयोग, दूसरों की मदद और उदारता का मूल्य समझने लगती है। किशोरावस्था और वयस्कावस्था में दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता से उसे लोगों के साथ संतोषजनक संबंध बनाने में सहायता मिलती है। अब हम पढ़ेंगे भावात्मक विकास, यानी भावात्मक क्षेत्र में कैसे विकास होता है। का संबंध क्रोध, आनंद। भावनात्मक क्या होती है? भावनात्मक होते हैं ना। अब भाववाचक क्रिया पढ़ते हैं, भाववाचक संख्या तो पढ़ते होंगे ना। तो भाववाचक संख्या क्या है? यानी जो अपने भावों को प्रकट कर दे। यानी ईर्ष्या है, द्वेष है, प्रेम है, आनंद है। यानी जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, ना सो हमें छू सकते हैं, ना हमें, लेकिन उसे महसूस करते हैं कि हाँ भाई कुछ भावनाएं होती हैं। यदि हम जानते हैं कि हम किसी को भावात्मक रूप से किसी से जुड़ जाते हैं, यानी किसी को हम अपना नेता बना लेते हैं, या किसी से हम इश्यू करते हैं, किसी से द्वेष भाव करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो ये क्या है? ये भावनात्मक विकास है। यानी भावनात्मक रूप से हम अपना विकास कर रहे हैं। तो बचपन में कैसा होता है? का संबंध क्रोध, आनंद, भय, हर्ष, खुशी, चिंता और दुख जैसे मनोभावों को बढ़ने और उनकी सामाजिक रूप से स्वीकार्य अभिव्यक्ति के ढंग से है। जैसे जैसे बालिका बड़ी होती है और व्यवहार के उचित ढंगों से अवगत होती है तो उसमें विविध मनोभाव भी प्रकट होते हैं। शिशु के रूप में वह केवल व्यथा और आनंद की अभिव्यक्ति करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब बालक शिशु होता है, जब बालक शिशु होता है यानी शैशवावस्था में होता है, तो बस वो क्या समझता है? वो इश्यू और ये नहीं समझता है कि इश्यू करनी है मुझे, इससे क्या करना है। वो सब सिर्फ क्या समझता है? आनंद और व्यथा, यानी डिस्ट्रेस, यानी आनंद और व्यथा। इन दो भावात्मक चीज़ों के बारे में एक शिशु पहले अपना विकास करता है, फिर उसके बाद वो इश्यू करना और प्रेम करना और किसी से भावात्मक रूप से जुड़ना वो बाद में सीखेगा। लेकिन पहले तो ये बस दो ही है ना, भावात्मक और व्यथा, आनंद और व्यथा की अभिव्यक्ति करती। जैसे जैसे वो बड़ी होती है, खुशी है, हर्ष है, भय है, क्रोध है, निराशा है और घृणा की अभिव्यक्ति भी कर पाती है। उन्हें सही ढंग से व्यक्त करना सीखती है। उदाहरण के 4 वर्षीय बालक अपने दोस्त से क्रोधित होकर उसे मारता है, परंतु धीरे धीरे वह किसी अन्य उचित ढंग से अपना क्रोध प्रकट करना सीख जाता है। ओके, हम किसी व्यक्ति का वर्णन करते हुए अक्सर व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी हम कहते हैं ना, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। तो व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व वही है ना, क्या है? देखिए व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व क्या होता है? यदि आपने बच्चों वयस्कों का अवलोकन किया हो तो आपने अवश्य देखा होगा कि अलग अलग परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति का चिंतन, अनुभूति, व्यक्तियों से अंतःक्रिया और परिस्थितियों पर प्रक्रिया का एक
विशिष्ट ढंग होता है। यानी जो अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं ना, अलग अलग परिस्थिति, हर एक व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग होती है, तो उन अलग अलग परिस्थितियों में जो व्यक्ति अनुभूति महसूस करता है, अनुभूति पर हम महसूस करता है और चिंतन करता है, वो अंतःक्रिया परिस्थिति पर क्रिया का एक विशिष्ट ढंग होता है। हम में से हर एक का अलग व्यक्तित्व है। ये अलग, मेरा व्यक्तित्व अलग है, आप लोगों का व्यक्तित्व अलग है, तो सब व्यक्तियों का अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अलग अलग व्यक्तित्व है भाई। अब हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह भी व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंग है, और यह अन्य लोगों के साथ हमारी अंतःक्रिया निर्धारित करता है। जो बालिका आश्वस्त और प्रसन्नचित्त रहती है, सम्मत, दूसरों के प्रति मैत्रीपूर्ण और स्नेही होगी। अतः व्यक्तित्व का संबंध व्यक्ति के अन्य लोगों से संबंध बनाने के और अपने और दूसरों के बारे में सोचने और अनुभूति के सुस्पष्ट ढंग से, यानी व्यक्तित्व क्या है, इसमें एक सरल भाषा में दे दिया है कि व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व वह है जो आप अपने, जो दूसरे व्यक्तियों से संबंध बनाते हैं, वही व्यक्तित्व है। और उनकी अनुभूति सुस्पष्टता और अपने आप को कैसा प्रस्तुत करते हैं, वही सब व्यक्तित्व है। शारीरिक, ज्ञानात्मक, भाषा संबंधी, सामाजिक और भावात्मक विकास के क्षेत्रों में अनुभवों और सफलताओं से ही व्यक्तित्व होता है। यानी जो हमने 5 क्षेत्र पढ़े थे, संज्ञानात्मक, भाषाई, भावनात्मक और क्रियात्मक और संज्ञानात्मक, इन 5 को पढ़ने के बाद ही, यानी इन सब का विकास होने के बाद ही व्यक्तित्व का विकास उभरता है, यानी बढ़ता है। विकास के विविध क्षेत्रों में संबंध, यानी जो विकास के विविध क्षेत्र है ना, हमने जो 5 पढ़े हैं, उनमें परस्पर क्या संबंध है उसको भी देखते हैं। चलो, अभी तक हमने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के बारे में जो चर्चा की है, उसे शायद लगे कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपस में इनका संबंध है भाई, परंतु ऐसा नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में हमें होने वाला विकास अन्य क्षेत्रों के विकास पर प्रभाव डालता है। शारीरिक कौशलों के विकास से बच्ची चल पाती है, यानी शारीरिक कौशल होंगे तो वो चल पाएगी, और उसकी क्रियाओं का क्षेत्र बढ़ता है। चलने के बाद वो दौड़ती है तो क्रिया बढ़ रही है, और अपने परिवेश की छानबीन में उसे सहायता मिलती है। वो चल करके छानबीन करेगी, कुछ चीज़ों को देखेगी, कुछ चीज़ों को मरोड़ी तोड़ी, तो वो क्या है, छानबीन कर रही है, अपने पर्यावरण का अन्वेषण कर रही है। परिवेश की छानबीन में उसे सहायता मिलती है। इन क्रियाओं से उसका क्या हुआ, ज्ञानात्मक विकास। ओके, अब व्यक्ति मतलब चलना सीख गई, तो चल करके वो खोजबीन करेगी, तो वो क्या है, संज्ञानात्मक विकास। भाषा संबंधी विकास बालिका के संप्रेषण के ढंग को अधिक सफल बनाता है। इसके कारण ही वह व्यक्तियों के साथ संपर्क बना पाती है। यानी जो हमारी भाषा है वो क्या काम आती है, एक दूसरे से संप्रेषण करने में, बातचीत करने में, बातों का आदान प्रदान अभिव्यक्ति करने में। तो वहाँ पर क्या हो गया, भाषाई आदान प्रदान, यानी भाषाई कौशल विकास हो गया। तो परस्पर संबंध बना रही है, समाज में रह करके सब लोग होते हैं। इस संपर्क और अंतःक्रिया का उसके सामाजिक विकास पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। चिंतन की बढ़ती जटिलता और सामाजिक संपर्क से उसे उचित और अनुचित, अच्छा और बुरा जैसी संकल्पनाओं की समझ आने लगती है। जब हम एक बालिका का अवलोकन या उस पर चर्चा करते हैं, तो हमें उसका एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में अध्ययन करना होगा। बालिका एक पूर्ण व्यक्ति है, इसके एक क्षेत्र के अनुभव और कौशल दूसरे क्षेत्रों के विकास को प्रभावित करते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर प्रभाव को सरलता से अलग नहीं किया जा सकता। जब तक हम किसी व्यक्ति को सभी पक्षों में ना जान जाएं, तब तक हम उसे पूरी तरह नहीं जान सकते। यदि आप एक व्यक्ति के क्रोध को देखकर यह कह देते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत क्रोधी है, तो आप उसके सभी विकास के क्षेत्रों को देख नहीं रहे हैं। यदि उनके सभी विकास के क्षेत्रों को देखेंगे, यानी उसमें मानसिकता कितनी है, उसकी भाषा ही कैसा है, कई क्रोध के कई कारण भी हो सकते हैं भाई, उसकी परिस्थिति के अनुसार क्रोध कर रहा हो, तो आप उसे एक विकास को देखकर उसका अनुमान नहीं लगा सकते, उसके पीछे का कारण भी जानना पड़ेगा, तभी आप अच्छे व्यक्तित्व की पहचान कर पाओगे। अब इसमें हमारे 2 बोधात्मक प्रश्न हो गए, यानी जो टॉपिक पूरा हो जाता है उसके बाद बोधात्मक, यानी हमने विकास पढ़ा था, विकास के बाद प्रश्न आ गए, फिर हमने विकास और वृद्धि पढ़ी, अवस्था पढ़ी, तो विकास की अवस्थाओं के बारे में आ गए। अब हमने जो विकास के क्षेत्र पढ़े हैं,
तो उसके बोधात्मक प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। मेमोराइज करने के लिए आपने क्या याद कर लिया भाई, कुछ वैसे ही पढ़ते जा रहे हो, कुछ पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो प्रश्न आ गए हैं। बच्चों के व्यवहार के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, बताइए वे विकास चित्र के किस वर्ग में आते हैं। पहला है बालक बल्ले से गेंद को मारता है, ये कौन सा विकास है आप बताइए। बालक जो है वो बल्ले से गेंद को मार रहा है, कौन सा विकास है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा या सामाजिक, कौन सा है भाई। वो शरीर को हिला डुला रहा है ना, तो वो शारीरिक विकास हो गया। ये 5 वर्षीय बालिका यह समझने लगती है कि पत्थर पानी में क्यों डूब जाता है जबकि घास का तिनका क्यों तैरता है, तो वो क्या है, संज्ञानात्मक है ना। और बालिका मित्रों के साथ खिलौने बांटकर खेलती है, यानी बालिका है ना वो अपने खिलौने हैं उनको बांटकर खेलती है, तो वो क्या है, कौन सा विकास क्षेत्र है बताइए। वो है सामाजिक विकास। ओके। 4 वर्ष की बालिका रंगों को पहचान सकती है, तो क्या है, ज्ञानात्मक विकास यानी संज्ञानात्मक विकास। और बालिका उम्र के साथ लंबी होती जाती है, तो वो क्या है, शारीरिक विकास। और बालिका वस्तुओं के नाम सीखती है, तो वो क्या है, भाषाई संबंध विकास। और एक क्वेश्चन है उसका उत्तर आपको देना है, आपने भी पढ़ा है ना, तो आपको भी उत्तर देने का अधिकार है। बालिका व्यक्तियों से मिलने पर उनका अभिवादन करती है, मिलकर अभिवादन करती है ना, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते अंकल जी, राधे राधे, मतलब कई अभिवादन के तरीके हैं, तो अपने अनुसार अपने समाज के अनुसार करती है, तो वो कौन सा विकास है, आपको उसका उत्तर देना है। ओके। अब हम पढ़ेंगे बाल विकास का महत्व। अब बाल विकास का महत्व क्या है, इसको हम पढ़ते हैं कि भाई हमने विकास का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो बाल विकास के महत्व में हम पढ़ेंगे सार्वभौम स्वरूप का वर्णन, यानी जो विकास है वो सार्वभौम है, यानी सब, यदि कोई बच्चा है उन्होंने जन्म लिया है तो उसका विकास एक क्रमबद्ध तरीके से चलेगा, यानी उनकी प्राप्त करने का उम्र अलग अलग हो सकती है। यानी एक बच्चा 1 वर्ष का है तो वो चलना सीख गया, लेकिन दूसरा बालक है वो 13 माह, मतलब 13 माह में सीख रहा है, यानी 3-4 महीने बाद सीख रहा है, तो उनकी परिस्थिति में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन विकास तो उसी क्रम में हो रहा है ना, चल रहा है। तो ये क्या है, सार्वभौम स्वरूप का वर्णन। यदि मैं बस यही कहकर, और फिर होता है व्यक्तित्व भिन्नता की व्याख्या, यानी विकास में क्या होता है, व्यक्तित्व भिन्नता होती है, यानी विकास करते समय व्यक्तियों की भिन्नता भी अलग होती है, यानी एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, उनमें भिन्नता का कारण क्या है, यानी उनकी परिस्थिति है, पारिस्थितिकी परिवेश है, सामाजिक परिवेश है, और जिस भी वातावरण में रह रहे हैं, जो उन्होंने अनुभव किया है, उन सबको मिलाकर उनकी भिन्नताओं का कारण होता है। यानी एक मैं हूँ या कोई और है, तो क्या हम और वे एक जैसे हो सकते हैं, नहीं, उनमें विचार में, शक्ति, भाषा में, सब में अलग अलग होती है, अलग अलग भिन्नता होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर होता है मानव व्यवहार को समझना। मानव व्यवहार यानी मानव का व्यवहार कैसा होता है, यानी अब हम बाल विकास को एक केंद्र में रखते हैं, यानी कोई एक बालक है वो शांत बैठता है विद्यालय में और वो घर पर खूब बोलता है और अपनी अभिव्यक्ति करता है, लेकिन जब स्कूल में जाता है तो वो शांत और शर्मीला हो जाता है, तो उसका भी कारण का पता लगाना चाहिए, यानी वो व्यवहार में भिन्न भिन्न भी दर्शा सकता है। तो मानव व्यवहार को समझिए हम बाल विकास में अध्ययन करके। और बच्चों के साथ दैनिक अंत्यक्रिया में अनुप्रयोग, यानी हम बच्चों के साथ अंत्यक्रिया, यानी पालन करता होती है वो बच्चों के साथ अंत्यक्रिया करती है, तो उनके विकास होता है ना, भाषा विकास होता है, वो बच्चे से बोलती है, उनके कुछ प्रश्न पूछ रही है तो उसका उत्तर भी देती है, तो एक परस्पर संबंध हो गया। अब फिर पढ़ेंगे हम शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था के महत्व, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बस इतना ही रहा है। तो बाल विकास के महत्व के बारे में अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ओके। बाल विकास का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न उम्र के बालकों का व्यवहार कैसा होता है और इसके क्या कारण हैं। इसके साथ ही साथ बाल विकास की जानकारी से हम बच्चों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। आइए अब हम पढ़ें कि यह जानकारी हमारे लिए किस प्रकार सहायक हो सकती है। सार्वभौम स्वरूप का वर्णन अब तक पढ़े विविध उदाहरणों से आप भी आज समझ ही गए होंगे कि विकास एक निश्चित क्रम से होता है। यदि आप
ध्यानपूर्वक बच्चों की गतिविधियों को देखें तो भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्येक बालिका पहले ध्वनि व इशारों से अपनी बात को अभिव्यक्त करती है। वह शब्द सीखकर अपने विचारों और भावनाओं व्यक्त करती है और अंततः पूरे और व्याकरणिक रूप से ही वाक्यों का प्रयोग करने लगती है। विकास के सभी चित्रों में योग्यताओं के उभरने में भी ऐसा ही अनुक्रम है। विकास का यह अनुक्रम या स्वरूप सभी बच्चों में एक समान होता है, यानी कि प्रत्येक बच्चा इन अनुक्रमों से एक निर्धारित क्रम से गुजरता है। अधिकांश बच्चों में एक विशिष्ट योग्यता एक खास उम्र में ही आती है। बच्चे प्राय 6 महीने की उम्र तक बैठना सीखते हैं। 1 वर्ष तक आते आते ही उम्र में प्रकट होती है, 2 शब्द बोलने लगते हैं और उन्हें अमूर्त विचार का क्षमता लगभग 12 वर्ष की उम्र में प्रकट होती है। इस प्रकार विकास का एक सामान्य स्वरूप है। इसके अतिरिक्त बालिका घुटनों पर चलना सीखने से पहले बैठना नहीं सीख सकती और अपने प्रमुख पालनकर्ता से संपर्क करने के पश्चात ही अन्य लोगों से संपर्क करना सीखती है। अर्थात विकास के क्षेत्र में किसी योग्यता का वर्णन पहले वाली योग्यता पर ही आधारित होता है और उसके बाद ही संभव है। परंतु इसके साथ ही यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जब हम उम्र से संबंधित विकास के अनुक्रम की बात करते हैं तो वह बताई गई उम्र औसत उम्र होती है। परंतु इसके साथ ही ध्यान रखना आवश्यक है कि जब हम उम्र से संबंधित विकास के अनुक्रम की बात करते हैं तो बताई गई उम्र औसत उम्र होती है। यद्यपि सभी बच्चे विकासात्मक अनुक्रम से गुजरते हैं, सबकी गति भिन्न होती है। परिणामस्वरूप जिन उम्र में बच्चे एक विशेष क्षमता प्राप्त करते हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भिन्नताएं होती हैं। अतः जब हम कहते हैं कि बच्चे लगभग 12 महीने की उम्र में चलना सीखते हैं तो संभव है कि एक बच्चा 9 महीने तक चलना आरंभ करे और दूसरा 13 महीने में और एक अन्य 15 महीने में। इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि अमूर्त विचार 12 वर्ष की उम्र में प्रकट होते हैं तो संभव है कि वह किशोरी योग्यता पहले प्राप्त कर ले और दूसरी देर में। वस्तुतः विशेष योग्यता की प्राप्ति के लिए एक आयु वर्ग होता है जिसके अंतर्गत बच्चे वह योग्यता प्राप्त करते हैं। इसलिए इस पाठ्यक्रम में जब भी हम क्षमताओं की प्राप्ति की उम्र की बात करते हैं तो उस उम्र को औसत उम्र मानना चाहिए। यानी एक बालक है ना, वो 1 वर्ष में चलना सीखती है और एक बालक है वो 13 महीने में और दूसरी है वो 15 महीने में चलना सीखती है। तो वो क्या है, वो उनका विकास ही है, लेकिन ये औसत उम्र होती है। हम इसको कह सकते हैं 1 से 1.5 साल तक एक औसत उम्र हो गई। इसमें बच्चा चलना सीखना, भाषा बोलना और अपनी बातों को अभिव्यक्त करना सीखता है। जब बच्चे का विकास इस औसत बाल विकास की मूलभूत संकल्पनाएं उम्र से काफी पीछे हो, केवल तभी ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आयु वर्ग जिसमें अधिकांश बच्चे एक निश्चित योग्यता प्राप्त करते हैं विकास के मानदंड को पहचानने में सहायक होते हैं। बालिका का विकास सामान्य गति से हो रहा है या नहीं इसका पता लगाने में यह मानदंड सहायक होते। उदाहरणतः चलना आरंभ करने की औसत उम्र 1 वर्ष है, परंतु विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण बच्चे 9 और 13 महीने के बीच कभी भी चलना आरंभ कर सकते हैं। वो एक औसत उम्र हो गई। परंतु यदि बालिका 15 महीनों के बाद भी चलना आरंभ नहीं करती तो इसका मतलब है कि चलना आरंभ करने में उसने देर लगा दी। इस स्थिति माता पिता को इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि एक बच्चा औसत उम्र में चलना या बोलना ना सीखे तो माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि उन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए और उन्हें डॉक्टर के पास या समय पर उपचार करा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सोचने योग्य है। अब हम पढ़ेंगे, अब आया है इसमें अनुकूलतम शब्द का प्रयोग अधिकतर विकास के संबंध में होता है। अनुकूलतम विकास का तात्पर्य का अर्थ है, इसका अर्थ है कि वृद्धि और परिवर्तन अपेक्षित गति से हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में बालिका का विकास मानदंडों के अनुसार हो रहा है कि नहीं। अनुकूलतम शब्द आया है ना, इसमें अनुकूलतम शब्द का अर्थ क्या है, यानी ये विकास के परिवर्तनों में आपको मिलेगा ये शब्द। तो अनुकूलतम क्या है, यानी अनुकूलतम वो है कि एक मानदंड है, यानी उम्र मापने का एक मानदंड है कि बच्चा 1 से 1.5 साल तक चलना सीखेगा, लेकिन वो चलना नहीं सीख रहा है। लेकिन वो मानदंड माना जाएगा कि हाँ बच्चा क्यों सीख रहा है लेकिन क्यों नहीं सीख रहा है, तो वो क्या एक अनुकूलतम है, अपेक्षित गति से हो रहा है। और दूसरे
शब्दों में बालिका का विकास मानदंड अनुसार हो रहा है कि नहीं। सामान्य परिस्थिति में जब बालिका को कोई विशेष समस्या ना हो तो विकास अनुकूलतम होगा। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता के कारण अनुकूलतम विकास के क्षेत्र में कुशलताओं और योग्यताओं के बेहतर चित्र शामिल हो सकते हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे हम व्यक्तिगत भिन्नताओं की व्याख्या। यद्यपि विकास का एक नियत ढांचा होता है जो सभी बच्चों के लिए एक सा होता है, परंतु कोई दो बच्चे एक समान नहीं होते। दो बच्चे हैं ना, वो कभी एक समान नहीं होंगे। उनके विचारने की, सोचने की, बोलने की, उठने की, बैठने की थोड़ा थोड़ा तो अंतर जरूर होगा। उनकी पसंद, नापसंद, अभिरुचियाँ, दिलचस्पी, कौशलों व योग्यताओं बात करने। अब अभिरुचि और योग्यता में भी अंतर होता है। किसी बच्चे को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को बिजनेस करना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को कुछ करने का मन नहीं करता है। तो क्या है, वो सब में अलग अलग भिन्नता होती है। बात करने के ढंग, आकृति और व्यवहार में भिन्नता होती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का संबंध बच्चों की व्यक्तित्व, कौशलों और विचारों में विविधता से है। संभव है कि परिवार में एक बालिका बहुत शांत हो और दिए गए सभी कार्य करे, जबकि दूसरी हमेशा अपनी ही बात मनाए। यानी दो बालिकाएं, एक है शांत और दूसरी है वो अपनी बात को मनवाती है, क्रोधी है, मतलब अड़ियल है। कुछ बच्चों की गीत गाने में रुचि होती है, जबकि दूसरों का संगीत के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। कुछ बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं और कुछ दूसरों की अपेक्षा अधिक ऊंचा कूद सकते हैं। आपने अभी पढ़ा है कि जिन उम्रों में बच्चे एक विशेष कौशल प्राप्त करते हैं उनमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है। व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है और इसकी तुलना दूसरे बच्चों से नहीं की जानी चाहिए। यदि एक बालिका झगड़ालू है और प्राय अपने मित्रों से झगड़ती रहती है तो यह कह देना काफ़ी नहीं है कि वह तो है ही ऐसी। यदि एक बालिका है वो अपने दोस्तों से कभी कभी हरदम झगड़ती रहती है तो इसे ऐसे ही नहीं कह देना कि वो तो ऐसी ही है इसलिए वो झगड़ रही। नहीं, इसका कारण जानो, उसको पहचानो और उसका समय से निदान करिए। क्या पता वो झगड़ किस कारण से रही है। और हमें यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका व्यवहार ऐसा क्यों है। ऐसा भी है, संभव है कि वयस्क उसकी ओर समुचित ध्यान ना दे रहे हो, जिससे बालिका असुरक्षित महसूस करती हो और झगड़ालू होकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। भाई कुछ भी कारण हो सकता है कि वो क्यों झगड़ रही है, वो तो कारण जानकर ही पता चलेगा। अब तीसरा पढ़ेंगे हम मानव व्यवहार को समझना। वयस्कों की कई मनोवृत्तियाँ एवं व्यवहार उनके बाल्यावस्था के अनुभव पर आधारित होते हैं। एक व्यक्ति की सफलता और असफलता पर प्रतिक्रिया, चुनौतियों का सामना कर पाना और दूसरों से संबंध बना पाना इत्यादि, ये सब काफ़ी हद तक जीवन के प्रारंभिक अनुभव पर निर्भर करते हैं। एक बालिका जो महसूस करती है कि उसे माता पिता का समुचित प्रेम और ध्यान नहीं मिला, मतलब बड़ी होकर महसूस करे कि उसे कोई पसंद नहीं करता। एक बालिका जिसे छोटी सी गलती के लिए भी बुरी तरह डांटा जाता रहा है तो बड़ी होने पर वो शायद किसी भी कार्य में फेल करने से डरे। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अथवा बालिका का व्यवहार प्रत्येक संदर्भ में भिन्न होता है। अतः किसी बच्चे के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी परिस्थिति को समझना और विभिन्न संदर्भों में उसको अवलोकन करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए मोहन को लीजिए, जो 4 वर्ष का एक बालक है और नर्सरी स्कूल में जाता है। स्कूल में मोहन शांत रहता है और बहुत शर्माता है, उसका कोई मित्र नहीं और 4 घंटे स्कूल में रहने पर वह एक शब्द भी नहीं बोलता है। वह किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेता और अपने आप अकेले खेलना पसंद करता है। तथापि वह अध्यापक का कहना मानता है। यही बालक घर पहुंचकर बिल्कुल बदल जाता है। वह अपनी माँ को कुछ पाठशाला के अनुभव बताता है। यानी एक बच्चा है, वो विद्यालय में शांत रहता है, ना किसी से बोलता है, वो बहुत शर्मीला है, लेकिन वो घर पहुंच जाता है तो अपनी पाठशाला के कार्य का अनुभव बताता है और वो खेलता है और भाई के साथ खेलता है और स्कूल में सिखाए गए गाने गाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बालक का व्यवहार इन 2 संदर्भों में यानी घर और स्कूल कितना अलग है। दोनों संदर्भ कितना अलग है। यदि किसी ने मोहन को केवल स्कूल में देखा हो तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि एक शर्मीला बालक है, परंतु यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। मोहन के व्यवहार के बारे में अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले स्कूल व घर दोनों में ही उसका अवलोकन करना आवश्यक है।
स्कूल उसे ज़्यादातर व्यक्ति के लिए प्रोत्साहित क्यों नहीं कर पाता, इसका भी अध्ययन करना होगा। अब चौथा पढ़ेंगे हम बच्चों के साथ दैनिक अंतःक्रिया के प्रयोग। ओके, विकास के सार्वभौम स्वरूप का विवरण और मानदंडों के संबंध में व्यक्ति भिन्नता का स्पष्टीकरण बच्चों के बारे में वह जानकारी प्रदान करता है जो उनके साथ हमारे दैनिक संबंधों में उपयोगी है। इससे हमें बच्चों की योग्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है, उनके प्रति संवेदनशीलता आती है और हम उनके विकास में सहायक हो सकते हैं। मानदंडों से योग्यताओं के उभरने की औसत आयु का पता चलता है। इससे माता पिता व व्यवसायिकों को यह जानने में सहायता मिलती है कि बालिका का विकास औसत आयु वर्ग में है या नहीं। वे विकास के अनुक्रम की अगली अवस्था के लिए बालिका को तैयार भी कर सकते हैं। उदाहरणतः जो बच्चा बोलना प्रारंभ करने वाला हो तो उसे इसके लिए अवसर और प्रोत्साहन दिया जा सकता है और जैसे उसके साथ भाषा के खेल खेलना और गाना गाना विकास को बढ़ाने के लिए जो क्रियाकलाप बच्चों के साथ किए जा सकते हैं उनके बारे में आप आगे की इकाई में विस्तार से पढ़ेंगे। विकास के मानदंडों की जानकारी से पालन करता बच्चों के लिए ऐसी खेल क्रियाओं का आयोजन कर सकते हैं जो बालकों की रुचि और योग्यताओं का अनुरूप, यानी जो बच्चों का पालन करता है ना, वो उनकी योग्यता, उनकी अवस्था, उनकी उम्र के अनुसार खेल प्रक्रियाएं सुचारू चला सकते हैं बालकों के साथ, लेकिन उसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। रुचि निर्धारण 2 वर्षीय बालिका में लिखने की क्षमता नहीं होती। यदि हम इस बालिका से जबरदस्ती लिखवाएं और उसकी असफलता पर उपहास करें तो सामता उसमें योग्यता की भावना आ सकती है। यदि यही कार्य 4 वर्षीय बालिका को दिया जाए तो वो बहुत कम समय में लिखना सीख जाएगी, परंतु साथ ही साथ बच्चों को चुनौतियों का सामना करना ही अच्छा लगता है। उन्हें ऐसे काम करने में मजा आता है जो उनकी योग्यता के थोड़े जटिल हो, परंतु इन्हें कठिन भी नहीं कि वे निरंतर प्रयासों के बाद भी सफल ना हो पाए। उदाहरणतः जिस बालिका ने साधारण जोड़ करना सीख लिया है तो उसे 2 अंकों की संख्या को जोड़ने में आनंद आएगा, परंतु यदि उसे गुणा करने को दिया जाए तो वह ऊब जाएगी क्योंकि वह उसके लिए कठिन है। यदि उसे बार बार साधारण जोड़ करने को दिया जाए तो भी बालिका की उसमें रुचि नहीं रहेगी। बाल विकास को जानकारी बच्चों के विकास को बढ़ाने वाली युक्त खेल क्रियाओं को चुनने में सहायक होती है। अनुसंधान से भिन्न आयु में बच्चों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी मिलती है और यह जानकारी बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन में सहायक होती है। इस पाठ्यक्रम में आप हमारे देश में बच्चों के लिए उपलब्ध सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी बच्चों के लिए क्या क्या सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यानी जो बाल वाटिकाएं खुली जा रही है वो एक प्रकार की सेवा ही है, यानी सरकार द्वारा जो बाल वाटिकाएं खुली जा रही है उनका संचालन किया जा रहा है। जो ये ECC कोर्स भी है, तो इसको करने के बाद हम कह रहे हैं कि हमारे राजस्थान में 62,000 वैकेंसी आएंगी, उसका पता चलेगा कितनी आएंगी, लेकिन वो क्या है, एक सेवा है, यानी वो आंगनवाड़ी केंद्रों को सुचारू कर रहे हैं। तो वो 3 से 6 वर्ष के बालकों को उसमें पढ़ाने, विकास करने का प्रयास करेंगे, तो एक है सेवा ही है। सेवा संस्थाओं को कैसे गठित करें, इस भाग की समाप्ति पर एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है। विकास के बारे में चर्चा करते समय हम केवल संभावनाओं की ही बात कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा, नहीं, हम संभावना कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, यदि बच्चा ऐसा है तो ऐसा होगा। यानी बच्चे के पालने में ही कहते हैं ना कि पालने में ही पूत सपूत के पैर देखे जाते हैं, तो वो क्या एक संभावना है कि बच्चा आगे जाकर क्या बनेगा की बात कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से कभी यह नहीं कह सकते कि यदि बालिका को एक विशेष अनुभव हुआ है तो एक निश्चित विकास अवश्य होगा। उदाहरणतः हम यह नहीं कह सकते कि जो बालिका प्रारंभिक वर्षों में अपने माता पिता के साथ संतोषजनक संबंध नहीं बना पाई तो वह अवश्य बड़े होकर अन्य लोगों से संबंध स्थापित करने में कठिनाई महसूस करेगी। हम केवल यह कह सकते हैं कि ऐसा होने की संभावना है, यानी एक बालिका है वो अपने माँ बाप से संतोषजनक संबंध नहीं बना पा रही, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वो ऐसा बड़े होकर भी कर सकती है। लेकिन हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि एक बालिका बड़ा होकर ऐसा ही करेगी कि वो अन्यों से संबंध संतोषजनक नहीं बना पाएगी। हम बस संभावना व्यक्त कर सकते हैं, परंतु इसका होना या ना होना कई कारकों पर भी निर्भर करता है। वे कारक हैं बालिका का स्वभाव और बाद में अपने माता पिता के अतिरिक्त अन्य लोगों से संतोषजनक संबंध बनाने की
योग्यता, यानी वो माँ बाप से संतोषजनक संबंध बनाना ना सीखे, लेकिन उनका वातावरण ऐसा है जहाँ पर अच्छा प्रेम भाव होता है तो वो वहाँ से सीख जाएगी। आइए एक अन्य उदाहरण से इस बात को समझें। दो बालिकाएं जिनका प्राय मजाक उड़ाया जाता है, उनमें से एक शर्मीली व अंतर्मुखी बन जाती है, जबकि दूसरी उसको चुनौती समझकर अपनी योग्यता सिद्ध करने का प्रयास करती है। यानी दो बालिकाएं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन एक तो वो शर्मीली और अंतर्मुखी बन जाती है, एक तो उन्हें शर्मीली और अंतर्मुखी बन जाती है, दूसरी उस मजाक उड़ाया गया है उसको अपने लिए क्या मानती है, चुनौती मानती है, तो उसे लड़ने का प्रयास करती है, सिद्ध करने का प्रयास करती है। दोनों का अनुभव तो समान है, पर दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालिका अपने व्यक्तिगत गुणों व अनुभवों के आधार पर वर्तमान परिस्थिति को अपने ढंग से निपटाएगी। वर्तमान स्थिति की समस्या पर प्रारंभिक अनुभव अपना प्रभाव डालते हैं। इस सब का अर्थ यह है कि हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते किसी अनुभव के परिणाम स्वरूप एक विशेष विकास होगा। विकास के दौरान बालिका निम्न मार्ग अपना सकती है। अब हम पढ़ेंगे शैशवावस्था व बाल्यावस्था का महत्व। वही हमने अब शैशवावस्था पढ़ ली, जन्म से 2 वर्ष, और बाल्यावस्था यानी 2 से 12 वर्ष। अब इनके महत्व क्या है, अब आप पढ़ करके जान गए होंगे कि इनके महत्व क्या है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, क्या महत्व है। व्यक्ति के जीवन में शैशवकाल और प्रारंभिक बाल्यकाल के समय को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। महत्वपूर्ण माना गया है। इससे क्या कारण है। पहला, अनुसंधान से यह ज्ञात होता है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों के अनुभव बाद के व्यवहार को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। यानी जो भी हमने शैशवावस्था बाल्यावस्था में जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी समझा, जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया, जो कुछ भी अनुभव प्राप्त किया, वो उसके जीवन में को बहुत प्रभावित करते हैं। तो एक महत्व हो गया कि उसके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। वयस्कों के सोचने के ढंग, आचरण और व्यक्तियों का संबंध प्रारंभिक बाल्यावस्था के अनुभव से होता है। समय तो रहे ना। और दूसरा है, जैसा आपने इकाई के पहले भाग में पढ़ा है, सभी चित्रों, हमने पढ़ा था कि बाल्यकाल के अनुभव, तो सभी चित्रों, एक एक चैप्टर भाई एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपको प्रत्येक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। शारीरिक सभी चित्र यानी शारीरिक, ज्ञानात्मक, भाषा, सामाजिक, भावात्मक में विकास की गति इस अवधि में सबसे तीव्र होती है। इस दौरान उन कौशलों को सीखना संभव है जिन्हें बाद में प्राप्त करना कठिन और कभी कभी असंभव भी हो जाता है। इन वर्षों में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और यह ज्ञान बच्चों को वयस्क होने में मदद करता है। बच्चे वयस्कों को कई रूपों में देखते हैं, जैसे पिता, माता, बहन, भाई, दादा और बुनकर, चिकित्सक या डाकियों के रूप में वयस्क भूमिकाएं निभाने की तैयारी बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाती है। इस तैयारी में कुछ योगदान तो माता पिता के प्रत्यक्ष शिक्षण का होता है, और कुछ बच्चे वयस्कों के अनुकरण से सीखते हैं। सीखना और कौशल प्राप्त करना तो सारी उम्र जारी रहता है, परंतु इतने कम समय में इतने विविध प्रकार के कौशल व्यक्ति फिर कभी नहीं प्राप्त कर पाता। शैशवकाल और प्रारंभिक बाल्यकाल के महत्व का तीसरा कारण दूसरे कारण का ही परिणाम है। चूंकि इस अवस्था में बालक बहुत तेज गति से होता है, प्रतिकूल अनुभव जैसे अपर्याप्त भोजन, परपोषण क्या है। परपोषण वह है जब एक पालनकर्ता बच्चों के साथ खेलती है, बोलती है, उससे प्रेम से बातें करती है, तो वो क्या है, बच्चों का एक पोषण प्रदान कर रही है। वो कहीं किसी का भी पोषण हो सकता है, भाषाई पोषण हो सकता है, उसका संज्ञानात्मक पोषण हो सकता है। ये थोड़ी एक पोषण वही है जो भोजन दे दे, नहीं, वो भी पोषण है, लेकिन ये भी है कि उसे भाषा में विकसित कर रही, वो भी एक पोषण है। परपोषण देखरेख की कमी, रहन की अवस्था, परिस्थिति की बीमारी, वयस्कों के साथ अंत्यक्रिया में कमी, शोषणकारी कार्य दशा विकास में काफी हद तक बाधक होते हैं। इसी प्रकार अनुकूल अनुभव विकास की गति को बढ़ाते हैं। यानी जो कोई अनुकूल अनुभव है वो विकास को बढ़ाते हैं, लेकिन प्रतिकूल अनुभव है वो विकास में बाधक बनते हैं। प्रतिकूल दोनों ही अनुभवों से विकास प्रभावित होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि बालिका को कम से कम क्षतिपूर्ण अनुभव हो। स्नेह, परपोषण और देखभाल सभी क्षेत्रों में विकास के लिए आवश्यक है। विकास केवल खिलाने, नहलाने
और शारीरिक देखभाल जैसी क्रियाओं का परिणाम नहीं है। विकास बालिका में पूर्ण कल्याण की भावना का परिणाम है, जो कि केवल प्यार और स्नेह के वातावरण में जहाँ सीखने की भी पर्याप्त अवसर हो रहने से होता है। सुरक्षात्मक संबंधों की आवश्यकता तो सारी उम्र रहती है, परंतु प्रारंभिक वर्षों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही समय है जब बालिका के आत्मसम्मान का विकास होता है। इन वर्षों में सकारात्मक अनुभव आवश्यक है। सुरक्षा और आत्मविश्वास की मान्यता की नींव प्रारंभिक वर्षों में ही पड़ जाती है। भावनाएं महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कार्य के प्रति व्यक्ति की मनोवृत्ति को प्रभावित करती है। चाहे वह कार्य साइकिल सीखना, पाठशाला में सफलता पाना, नए मित्र बनाना या जाल फेंकना सीखना हो, यदि व्यक्ति अपने बारे में विश्वस्त न हो तो यह सफलता की अपेक्षा नहीं करता और इसी कारण सफल भी नहीं होता। यह विचार विमर्श शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यकाल के समय के महत्व पर केवल एक सरसरी दृष्टि है। अगले खंडों में आप प्रत्येक क्षेत्र में विकास और इसे बढ़ाने के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब बोधात्मक प्रश्न कौन सा आया? 14। विकास के मानदंड की परिभाषा दीजिए। विकास का मानदंड क्या है? मानदंड वही है ना जो एक औसत आयु होती है, उसमें बच्चा ने क्या विकास किया। वैयक्तिक मानदंड मापने की इकाई है कि एक औसत उम्र में बच्चे ने क्या क्या प्राप्त कर लिया, क्या क्या विकास कर लिया, वही एक मानदंड है। बताइए कि बाल विकास का अध्ययन आपके लिए कैसे उपयोगी है। यानी आपने बाल विकास का अध्ययन कर लिया, अब इसका आप उपयोग कैसे करेंगे, आप बताना है ना। कैसे बताओगे? लेकिन मैं बता देती हूँ कैसे प्रयोग करेंगे। तो हमने देखा था कि कैसे प्रयोग करेंगे, उनकी व्यवहार में क्यों परिवर्तन आ रहा है वो उसके बारे में जानकारी करेंगे, और उनमें विभिन्नता क्यों होती है, व्यक्तिगत भिन्नता क्यों होती है, उसके बारे में भी हम जानकार बन सकते हैं। तो शैशवावस्था विकास का अध्ययन विकास में सार्वभौम स्वरूप का विवरण और बच्चों में व्यक्ति भिन्नताओं की जानकारी में सहायक होता है। इससे मानव व्यवहार की बेहतर जानकारी मिलती है, जो कि बच्चों के साथ दिन प्रतिदिन की अंतक्रिया में सहायक होती है। शैशवावस्था बाल्यावस्था के महत्व के 3 कारण बताइए। शैशवावस्था और बाल्यावस्था के 3 कारण क्या है, ये हमने पढ़े थे ना। 3 कारण कौन कौन से हैं? क्योंकि जब बच्चे की शैशवावस्था होती है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उसमें विकास तीव्र गति से होता है। तो ये हो गया। और बाल्यावस्था में उसका बासी विकास आता है और किशोरावस्था में उसकी शारीरिक विकास भी होता है। तो अब हम पढ़ेंगे सारांश। सारांश क्या है? अब आपने इस बुक को, इस चैप्टर को पढ़ लिया, यानी बाल विकास के मूलभूत संकल्पनाएं। तो इसमें हमने क्या जाना? इस इकाई में आपने पढ़ा कि बाल विकास का चित्र विकास के दौरान होने वाले परिवर्तनों के विवरण और जानकारी से संबंधित। विकास का संबंध व्यक्ति में होने वाले सभी गुणात्मक परिवर्तनों से है जो क्रमबद्ध और प्रगतिशील होते हैं तथा काफ़ी समय तक टिके रहते हैं। दूसरी ओर व्यक्ति का संबंध उन परिवर्तनों से है जो मापे जा सकते हैं। मानव का जीवन 4 अवस्थाओं में विभाजित है: शैशव, शालापूर्व, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वैश्यावस्था। इन अवस्थाओं का परिणाम विचारशीलता में भिन्नताओं, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक और व्यक्ति की भाषा में योग्यताओं पर आधारित है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन क्रमिक होता है और आयु वर्ग की कड़ी सीमाएं नहीं होती। विकास के विभिन्न क्षेत्र हैं: ज्ञानात्मक, शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक, भावात्मक और भाषाई विकास। व्यक्तित्व से तात्पर्य है व्यक्ति के गुण, अन्य लोगों से उसके संबंध, सोचने के विशिष्ट स्वरूप और अपने तथा दूसरों के प्रति भावनाएं। बाल विकास का अध्ययन हमें मानव व्यवहार के स्वरूप के बारे में अंतर्दृष्टि देता है और विकास के सार्वभौम स्वरूप का वर्णन भी करता है। मानदंडों से हम बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं और उन्हीं के आधार पर बच्चों के लिए खेल क्रियाओं का आयोजन कर सकते हैं। बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताओं से हम यह समझने में मदद मिलती है कि प्रत्येक बालक दूसरे बालक से अलग होता है। यह ज्ञान बच्चों के साथ दिन प्रतिदिन की अंतक्रिया में हमारी सहायता करती है। वही एक चैप्टर हो गया समाप्त, यानी बाल विकास की मूलभूत संकल्पनाएं। तो टाइम भी बहुत 2 घंटे हो गए, यानी 1 घंटा 53 मिनट हो गए हैं। तो इस चैप्टर को हमने 2 घंटे में निपटाया है। तो आपने क्या सीखा है? आप जान रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे, आप ऐसा जरूर सोच रहे होंगे कि ऐसे तो हम भी पढ़ लेंगे, यहाँ पर मेरे पढ़ाने का मतलब क्या है। यानी ऐसे मैं पढ़ रही ना, ऐसे तो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन
आप नहीं पढ़ोगे। आप वीडियो तो देख सकते हैं, लेकिन आप किताबों में अपनी आंखों को टिका पाना, अपने आप को केंद्रित कर पाना नहीं कर पाते हैं। और आप वीडियो तो आप 4-4 घंटे की वीडियो देख लेते हैं, 2 की स्पीड, 3 की स्पीड, लेकिन आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो आप इन वीडियो को देखना, और संभव हो तो आप इन्हें पढ़ने का प्रयास भरपूर करना, जिससे आपकी भी पढ़ने की रुचि जागृत हो। जो हमने अपनी पढ़ने की रुचि को मान के चलो एकदम से नकार दिया है, पढ़ना तो दूर भले हम उन किताबों की ओर देखते भी नहीं है। नई नई किताब खरीद के ले आएंगे, लेकिन पढ़ते नहीं है, बस वीडियो देखी, नोट्स बनाए, बस यही काम है। लेकिन पढ़ाई वही में रुचि जागृत करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। तो मैंने एक बुक पढ़ाई है, तो क्या क्या सीखा आज हमने, बाल विकास के मूलभूत संकल्पनाएं तो हमने देखी है। अब मैं इसको शॉर्ट में भी बता सकती हूँ पूरे को। अब आप समझ गए जाओगे कि अब हम पढ़ बाल विकास और वृद्धि, यानी विकास और वृद्धि, इसके बारे में हम जाना कि विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक, ओके। और जी क्या होती है? मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, ओके। ऐसे पढ़ाते हैं ना टीचर, तो ऐसे मैं पढ़ा रही हूँ। मात्रात्मक, ए गुणात्मक। इसकी ए परिपक्व होने पर जे रुक जाती है, यानी ए रुक जाती है, और ए जीवन पर्यंत चलता रहता है, ओके। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। और तीसरा है विकास का क्रम होता है। विकास का क्रम होता है ना, पैर, सिर से पैर और केंद्र से अक्ष की तरफ। आप पढ़ोगे विकास के सिद्धांत में। और वृद्धि होती है, यानी इसमें वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, ये सब क्या है? वृद्धि है। लेकिन विकास क्या है? विकास के साथ साथ आपका संज्ञानात्मक, भाषाई, और यदि एक 18 साल का एक किशोर है, उसका शरीर भी है, लेकिन उसमें दिमाग नहीं है, वो कुछ भी बकता रहता है, और उससे समाज क्या कहता है? पागल है। तो वो क्या है? उसका विकास सही प्रकार से नहीं हुआ है। उसमें वृद्धि तो हो गई है, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ है। विकास का मतलब है संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक और भाषाई, ये सब विकास होते हैं, तो वो सब होने चाहिए। तो देखिए, विकास वृद्धि हो गई, और हमने कितना पढ़ा। अब विकास और वृद्धि, अपने हमने पढ़ा था कि विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं। अवस्थाएं पढ़ी हमने 4 पढ़ी ना। शिशुअवस्था, जिन्होंने चैप्टर को पढ़ा है ना, उसको बहुत प्रकार से शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, और चौथी है वयस्क अवस्था। इसकी उम्र के बारे में ही पढ़ा था हमने, जन्म से 2 वर्ष, ओके, और 2 से 12 वर्ष, और 12 से 18, और ये 18 प्लस। और बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा था हमने, प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था को भी हम शालापूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, यानी यहाँ पर हम 2 से 6 वर्ष के बालक के बारे में पढ़ा था। और मध्य बाल्यावस्था में हमने 6 से 12 वर्ष, यानी हमने बाल विकास की अवस्था के बारे में यही तो पढ़ा था। 6 वर्ष बाल्यावस्था, यहाँ पर विकास तीव्र होता है, बाल्यावस्था थोड़ा कम हो जाता है। किशोरों में शारीरिक वृद्धि तेज होती है, और वयस्क अवस्था में मताधिकारी हो जाते हैं, मतदान हो जाते हैं, विवाह हो जाता है। यही पढ़ाना हमने। और देखिए, हमने इसे एक मिनट में या 25 सेकंड में निपटा दिया। तो ये हमारा अवस्था हो गई। अब विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं? विकास के क्षेत्र